Hello everyone, I welcome you all to the India's largest learning platform Unacademy में स्वागत करता हूं आप सबका। आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक प्रोसेस होते हुए। प्रोसेस क्या कह रहा है? प्रोसेस कुछ ऐसा कह रहा है कि आपका ये जो कंटेनर आप देख पा रहे हैं, इस कंटेनर के अंदर कुछ पार्टिकल्स को डाला गया। वो पार्टिकल्स नीचे की तरफ बहते चले गए और फाइनली जाकर उसके बॉटम पर सेटल हो गए। मान लेते हैं ये मेरा एक कंटेनर है सेम। इस कंटेनर में कुछ पार्टिकल्स को डाला गया। वो पार्टिकल्स नीचे जाते गए, फ्लो करते गए और नीचे जाकर सेटल हो गए। तो आज की हमारी सारी कहानी, आज का हमारा सारा कॉन्सेप्ट इसी के चारों तरफ घूमेगा। तो उम्मीद करते हैं आज इस कॉन्सेप्ट को आपको बहुत शानदार तरीके से और बहुत डिटेल में समझाया जाएगा। But before that, I welcome you all again on the India's largest learning platform, Unacademy, on the behalf of Unacademy. आप में से जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं या पहली बार सुन रहे हैं, दीज आर माई क्रेडेंशियल्स। बेटा आप ये पढ़ सकते हैं, एंड दीज क्रेडेंशियल्स मेक मी एलिजिबल टू टीच यू पीपल। हम सालों से ये करते आ रहे हैं कि स्टूडेंट्स के साथ हमने ऑल इंडिया रैंक स्कोर प्रोड्यूस किया है, तो इस बार आप भी वो हो सकते हैं जो एक ऑल इंडिया रैंक प्रोड्यूस करेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा, सबसे पहले मैं आपको सेडिमेंटेशन क्या है वो एक बार समझा देता हूं। द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। इस नाम से आपको रूबरू कराएंगे। देखिए, इस नाम को आप लोग पढ़ेंगे दो तरीके से। एक पढ़ेंगे प्लेन सेडिमेंटेशन और एक पढ़ेंगे एडिड सेडिमेंटेशन। एडिड का मतलब है सपोर्टेड। सपोर्टेड बाय किसका सपोर्ट इसे चाहिए? कोएगुलेशन। जैसे आप लोगों को सपोर्ट चाहिए होगा अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन का इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एन ऑल इंडिया रैंक, ऐसे ही सेडिमेंटेशन को कुछ अलग तरह के पार्टिकल से डील करने के लिए सपोर्ट रिक्वायर्ड होता है। किसका बेटा? कोएगुलेंट्स का या फिर कोएगुलेशन प्रोसेस का। तो इस पूरी प्रोसेस को आप लोगों को मैं बहुत डिटेल में आज समझाऊंगा। सॉरी फॉर इट। सुनेंगे ध्यान से। आप लोगों को सुनिएगा, जब भी आप सरफेस वाटर ट्रीटमेंट करते हैं, देखिए यार मैं बात कर रहा हूं सरफेस वाटर ट्रीटमेंट का। मैं अलग अलग सारी ट्रीटमेंट्स आप लोगों को डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सरफेस वाटर ट्रीटमेंट का। हाँ, तो जब भी सरफेस वाटर ट्रीटमेंट का बात किया जाएगा, सुनिएगा ध्यान से। इसके अंदर आपको मिला पहला डब्बा, माने के रो वाटर। आपको मिला रो वाटर पहले डब्बे में। रो वाटर को आप ले जाया गया दूसरे डब्बे में जहां हुआ प्लेन सेडिमेंटेशन। ले जाया गया तीसरे डब्बे में जहां हुआ एडिड सेडिमेंटेशन। ले जाया गया चौथे डब्बे में जहां हुआ फिल्ट्रेशन। क्या हुआ? फिल्ट्रेशन। बड़ा डब्बा बनाएंगे, फिल्ट्रेशन को बड़ा प्रोसेस है, ऑलरेडी समझा चुका हूं पिछले लेक्चर में। फिल्ट्रेशन, 2 वीडियोस फिल्ट्रेशन का आपको मिला है जिसमें कंप्लीट डिटेल्स हैं, तो उसे ध्यान से देख लेना। अब नेक्स्ट आपका होता है मिसलेनियस प्रोसेसेस, या फिर आप मिसलेनियस के नाम पर इसको लिख सकते हैं। बेसिकली इसका मेजर पार्ट रहता है डिसइंफेक्शन। मेजर पार्ट रहता है डिसइंफेक्शन। अब ये सीक्वेंस ऐसा क्यों है? मतलब पहले प्लेन है, फिर एडिड है, फिर फिल्ट्रेशन है, फिर मिसलेनियस है। इसीलिए है बेटा, अलग अलग जो प्रोसेसेस हैं अलग अलग पार्टिकल्स को रिमूव करती हैं। जैसे कि प्लेन सेडिमेंटेशन किसे रिमूव करता है? ये रिमूव करता है सस्पेंडेड पार्टिकल्स को। किसको? सस्पेंडेड पार्टिकल्स को। ये किसको रिमूव करता है? कोएगुलेटेड पार्टिकल को, या कोएगुलेटेड, ऐसा लिख सकते हैं, कोएगुलेटेड पार्टिकल्स को। या फिर कोएगुलेटेड के साथ साथ एक नाम जो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा पार्टिकल्स है, वो है कोलोइडल्स या कोलोइडल पार्टिकल्स। तो कोलोइड्स सिंपली लिख सकता हूं मैं। धीरे धीरे देखिए आपका कॉन्सेप्ट बनता चला जाएगा, सीखते जाइएगा। बात करते हैं फिल्ट्रेशन का। फिल्ट्रेशन में मैंने आपको बताया था, वैसे तो सारे ही उसको रिमूव किया जा सकता है, लेकिन मेन मुद्दा है डिसॉल्व्ड सॉलिड्स प्लस ऑर्गेनिक मैटर प्लस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करने का। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, मैंने बताया था, पूरी प्रोसेस समझा चुका हूं कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पास ऑन हो जाएंगे, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खत्म हो जाएंगे। तो जो पास ऑन हो जाएंगे उन्हें खत्म किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ डिसइंफेक्शन, या फिर जिसको मैं पैथोजेंस को ही मेनली टारगेट करता हूं। तो देखिए ये आपका पूरा ट्रीटमेंट प्रोसेस आपकी स्क्रीन पर आपके सामने आ गया है। अब
मुद्दा है हमें अभी जो पढ़ना है आने वाले 3 दिन तक, वो हमें पढ़ना है प्लेन सेडिमेंटेशन, एडिड सेडिमेंटेशन। 2 वीडियोस, एक वीडियो स्पेशली मैं आपको दूंगा उस टॉपिक का जो फेवरेट टॉपिक है गेट, ईएससी, एसएससी, सारे टॉपिक्स। बेसिकली सारे एग्जाम्स आपसे ये जानना चाहते हैं कि कोई भी पार्टिकल, सुनिएगा, कोई भी पार्टिकल जब सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर मूव करता है तो वो कैसा पाथ फॉलो करता है, उसे बोला जाता है पाथ ऑफ द पार्टिकल कॉन्सेप्ट। तो एक वीडियो स्पेशल आपको दूंगा पाथ ऑफ द पार्टिकल कॉन्सेप्ट पर। तो कहने की बात यह है कि सेडिमेंटेशन से आपको क्या मिला, सेडिमेंटेशन से आपको मिलेंगे टोटल 3 वीडियोस जो पावर पैक्ड, कॉन्सेप्ट पैक्ड वीडियोस रहेंगे, और ये तीनों वीडियोस आपको बैक टू बैक मिलेंगे। तो सारे कॉन्सेप्ट को सीखते जाइए, पहला वीडियो है और आखिर तक इसे सीखते जाइएगा। 3 वीडियोस में पूरा कॉन्सेप्ट कवर कराऊंगा, 100% क्वेश्चंस उसके बाद आप बना पाएंगे। क्लियर है बेटा? चलिए शुरू करते हैं, आइए शुरू करते हैं। अभी सिर्फ सरफेस वाटर ट्रीटमेंट की बात है, ग्राउंड वाटर ट्रीटमेंट की बात अभी नहीं है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, पहला टॉपिक है प्लेन सेडिमेंटेशन। प्लेन सेडिमेंटेशन। अब इसके बारे में मैं आपको कुछ एरोज दूंगा, कुछ पॉइंट्स दूंगा। पूरे आज के टॉपिक में आपको मैं एरोज दूंगा, उन एरोज में कॉन्सेप्ट्स होंगे। कोई भी क्वेश्चन इन एरोज से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन आप इन सारे एरोज को अच्छे से समझकर, पूरी की पूरी चीजों को सीखकर, जो भी डाउट होंगे कमेंट सेक्शन में डाल देंगे और कोशिश करेंगे कि आज पूरा आप सीखें। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है बेटा? तो दोनों चीजों को, दोनों लोगों को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आना चाहिए, जो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए शुरू करते हैं। इसे बोला जाता है, इट इज द फर्स्ट यूनिट ऑपरेशन, फर्स्ट यूनिट ऑपरेशन employed to capture suspended particles। देखिए यार, अब एक एरो से आपके 2 ऑब्जेक्टिव्स कवर हो गए हैं। कैसे? जो पूछे जा चुके हैं। पहला यूनिट ऑपरेशन क्या है? देखिए बेटा, आपकी 2 प्रोसेसेस आपको समझनी है ट्रीटमेंट के अंदर। एक समझना है ट्रीटमेंट ऑफ वाटर सप्लाई, एक समझना है ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। तो जब भी ट्रीटमेंट ऑफ वाटर सप्लाई की बात की जाएगी तो पहला यूनिट ऑपरेशन होगा प्लेन सेडिमेंटेशन। जब भी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर की बात की जाएगी तो पहला यूनिट ऑपरेशन होगा स्क्रीन्स या स्क्रीनिंग। तो जो स्क्रीन्स और स्क्रीनिंग का प्रोसेस है वो एलिमिनेट कर दिया जाता है वाटर सप्लाई ट्रीटमेंट से। क्यों? क्योंकि स्क्रीन्स ऑलरेडी प्लेस कर दी जाती हैं वहां पर जो वाटर इनपुट, जहां पर वाटर इनटेक मैं बनाता हूं, वाटर इनटेक के ऊपर स्क्रीन्स में लगाता हूं। उसके अलावा ज्यादा डबरीज और ज्यादा वेस्ट होता नहीं है वाटर, उस वाटर के अंदर जो सप्लाई किया जाने वाला है। तो बेसिकली छोटे सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम पहले यूनिट ऑपरेशन प्लेन सेडिमेंटेशन के द्वारा रिमूव करते हैं। तो इतनी कॉन्सेप्ट आप सबको क्लियर होगा। अब हम आगे बात करते हैं। दूसरा, ये कौन से पार्टिकल्स को कैप्चर करता है? सस्पेंडेड पार्टिकल्स को। ये 2 क्वेश्चंस हमारे यहां पर कवर हो गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब मेरा आपसे कॉन्सेप्ट जो है, मेरा आपसे जो क्वेश्चन है वो ये कि खुद से पूछिएगा जरा कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स क्या है। आपका आंसर कुछ मिक्स्ड आएगा। उस मिक्स्ड आंसर को एक सर्टेन डेफिनेट पाथ देने का काम मेरा है। सस्पेंडेड पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं विच रिमेन इन द सस्पेंशन फॉर्म ऑलवेज। ये पानी के अंदर सस्पेंशन की फॉर्म में हमेशा उपस्थित रहते हैं। जो चीज हमेशा सस्पेंशन की फॉर्म में उपस्थित है उस चीज को हमें क्या करना है? हमें उसको सेटल कराना है। मतलब जो हमेशा झूलता जा रहा है पानी के अंदर, लटकता जा रहा है, उसे मुझे सेटल कराना है बॉटम पे। बिकॉज एनी पार्टिकल सेटलिंग एट द बॉटम बी रिमूव्ड। ये मैं असम्पशंस आपको नेक्स्ट स्लाइड में देने वाला हूं। अब सस्पेंडेड पार्टिकल्स की पहली बात, दे ऑलवेज रिमेन इन द सस्पेंशन इन द लिक्विड्स। अब बात है कि जब वो सारे पार्टिकल सस्पेंशन में मौजूद हैं तो उस सस्पेंशन को, सुनिएगा, उस सस्पेंशन को कैसे हम ऐसा काम करें, कैसे हम ऐसा काम करें कि उस सस्पेंशन को ऐसा बना दूं कि पार्टिकल सेटल हो जाए।
बेसिकली ये पानी में सस्पेंशन में पार्टिकल्स क्यों रहते हैं, इसके दो कारण हैं। पहला कारण है कि पार्टिकल्स टर्बुलेंस की वजह से सस्पेंशन में रहते हैं। तो अगर मुझे पार्टिकल्स को सेटल कराना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे टर्बुलेंस को रिटार्ड करना होगा। तो ये चीज आप लोगों को हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि इन ऑर्डर टू मेक द पार्टिकल्स विच आर सस्पेंडेड टू सेटल, वी मस्ट रिटार्ड द टर्बुलेंस बाय ऑल द मीन्स। ऑल द मीन्स मतलब कैसे टर्बुलेंस होगा, एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस हो सकता है, एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस की वजह से टर्बुलेंस हो सकता है, पानी के बहाव की वजह से टर्बुलेंस हो सकता है। तो बेसिकली जो भी हम ऑपरेशन करेंगे, जो भी हम काम करेंगे, वो सारे काम करेंगे किस पर्पस के लिए, हमारा सस्पेंशन के पार्टिकल्स को सेटल कराने के लिए, सस्पेंशन के पार्टिकल्स को सेटल कराने के लिए। यहां तक की कहानी सुनने में अच्छी लगी, अब इसको लिखते हैं, नोट्स बना के आपको देता हूं और क्लैरिटी होगा। ठीक है बेटा, लिखते हैं। सस्पेंडेड पार्टिकल्स remain in suspension due to turbulence and flow velocity। तो देखो मैंने आपको क्या बताया, एक तो बहाव की वजह से और एक टर्बुलेंस की वजह से, वही हमने लिखा है। I'm sorry, एक बार लिख लीजिए तो पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। अब इस टर्बुलेंस की वजह से क्या होता है, all the particles which has specific gravity greater than that of water, जिन भी पार्टिकल्स का स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी से ज्यादा है, दे हैव अ टेंडेंसी टू सेटल डाउन, but only when turbulence is retarded, because flow velocity and turbulence offers resistance to settlement। अब समझो ध्यान से भाई, मेरे किसी भी पानी के सॉल्यूशन के अंदर, जैसे कि आपको मैं ये फिर से एनिमेशन दिखाता हूं, इसको देखिए। ये पार्टिकल्स क्या चाहते हैं कि हम सेटल हो जाएं, बट वो वही पार्टिकल्स चाहेंगे जिनका स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी से ज्यादा है। जिन पार्टिकल्स का स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी से ज्यादा है, वो हमेशा नीचे सेटल करना चाहेंगे। लेकिन जो भी टर्बुलेंस पानी के अंदर प्रेजेंट है या जो भी फ्लो वेलोसिटी पानी का है, उसकी वजह से वो कभी भी सेटल नहीं कर पाते। तो अगर आपको इन पार्टिकल्स को रिमूव करना है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें इस टर्बुलेंस को रिटार्ड करना होगा। यही सब चीजें मैंने यहां पर आपके सामने लिखी हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे की कहानी सुनिए। Hence, next arrow, plain sedimentation is the method of, कैसा मेथड है ये, is the method of removal of suspended particles by retarding the flow velocity and turbulence। इन दो चीजों को रिटार्ड करके सस्पेंडेड पार्टिकल्स को रिमूव करने की प्रक्रिया को ही बोला जाता है प्लेन सेडिमेंटेशन। ये सबको क्लियर होगा, अपने आप से बात कर लो और अपने आप को मुझे ये बताओ, और कोई भी इसमें डाउट हो तो आप मुझे इसमें कमेंट सेक्शन में तुरंत बता भी सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, thereby given the rise to the particle settlement by virtue जानते हैं ना सब लोग, by virtue of their own weight ना। इतना जानने के बाद आप लोगों को कंप्लीट कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी मिल गया होगा। एक बार रिपीट कर देता हूं आप लोगों के लिए, 2 सेकंड लगेगा, पूरा कॉन्सेप्ट दोबारा से सुन लीजिए। देखिए पूरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पूरा कॉन्सेप्ट ये कहता है, सुनिएगा ध्यान से। हाँ, पूरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपका जो भी वाटर है उसके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल सस्पेंशन में मौजूद है। क्यों मौजूद है? वो तो नीचे सेटल होना चाहते हैं। कौन से पार्टिकल्स? जिनका स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी से ज्यादा है, दोज पार्टिकल्स वांट्स टू सेटल डाउन, बट द टर्बुलेंस एंड द फ्लो वेलोसिटी इज रेजिस्टिंग देम टू सेटल डाउन, हेंस द प्लेन सेडिमेंटेशन इज द मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स बाय रिटार्डिंग द फ्लो वेलोसिटी एंड टर्बुलेंस and thereby given the rise to the particle settlement by virtue of their own weight। और यहां हर लाइन से आपको बहुत सारे सालों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो शायद आपको ये क्लियर होगा एकदम से। आगे बढ़ते हैं भाई। देखिएगा, आगे बढ़ते समय आपको ध्यान रखना है कि अब हमें बात करना है प्लेन सेडिमेंटेशन का ही। अब ये जो प्लेन सेडिमेंटेशन है, इसके बारे में कुछ चीजें आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। पहला, इट फॉलोज टाइप 1 सेटलिंग। इट फॉलोज टाइप 1 सेटलिंग। ये क्या फॉलो करता है? टाइप 1 सेटलिंग करता है फॉलो। ठीक है भाई। अब ये टाइप 1 सेटलिंग क्या होता है ये जरा समझ लो। नए लोग जो हैं, पुराने स्टूडेंट्स को तो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, अब नए लोगों को भी समझाना होगा टाइप 1 सेटलिंग क्या है। देखो सुनो बेटा ध्यान से। पूरी एनवायरनमेंट के अंदर मैं आपको 4 तरह का सेटलिंग समझाऊंगा। टाइप 1 सेटलिंग, टाइप 2 सेटलिंग, टाइप 3 सेटलिंग, टाइप 4 सेटलिंग। ये चारों तरह का सेटलिंग सुन लेना, आपके सारी ट्रीटमेंट प्रोसेसेस को या सारी प्रोसेसेस जो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में इन्वॉल्व है उन्हें एक्सप्लेन करता है। सबसे पहला जो सेटलिंग है वो है टाइप 1 सेटलिंग। क्या होता है सुन लो। टाइप 1 सेटलिंग वो सेटलिंग है जिसमें पार्टिकल्स अपनी शेप और साइज को चेंज नहीं करता है while flowing down the length of the tank या डेप्थ ऑफ द टैंक। मान लेते हैं ये मेरा एक डब्बा है, इस डब्बे के अंदर ये मेरा एक पार्टिकल है, ध्यान से समझना। ये पार्टिकल मान लेते हैं यहां से चलते समय डी डाया का था, तो ये पार्टिकल जब नीचे की तरफ पूरा पहुंच जाएगा, जब तक ये यहां नहीं पहुंच जाता या निकल नहीं जाता, ये पार्टिकल अपने आप को चेंज नहीं करेगा। सो बेसिकली द पार्टिकल विल फॉलो द डिस्क्रीट सेटलिंग। डिस्क्रीट सेटलिंग को ये फॉलो करेगा। डिस्क्रीट पार्टिकल्स कौन से पार्टिकल्स होते हैं? डिस्क्रीट पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जो स्पेस और टाइम के साथ अपनी शेप को चेंज नहीं करते हैं। डिस्क्रीट पार्टिकल्स आर दोज, लिख देता हूं बेटा, discrete particles are those which does not change their shape and size with respect to the space and time। स्पेस और टाइम के हिसाब से वो अपनी शेप और साइज को चेंज नहीं करते हैं, उन्हें बोला जाता है डिस्क्रीट पार्टिकल्स। अब ये जो डब्बा प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक की जब बात होगी तो ये पार्टिकल्स अपनी शेप और साइज को कभी भी चेंज नहीं करेंगे। चूंकि वो अपनी आपकी शेप और साइज को चेंज नहीं करेंगे, वो पार्टिकल्स हमेशा जैसा सेटल होने के लिए चलेगा वैसा ही सेटल होगा। मतलब देयर विल बी नो चेंजेस इनटू इट। और चेंजेस ना होने की वजह से इस पार्टिकल सेटलमेंट को यह माना जा सकता है
कि इसमें कोई भी केमिकल या फिजिकल चेंजेस नहीं आ रहे हैं, ऐसा माना जा सकता है। अब ये चेंज कब होगा? ये होगा जब हम मान लेते हैं कोएगुलेशन की बात करता हूं, या छोड़ो कोएगुलेशन को, अभी टेक्निकल नहीं होते हैं, आम भाषा में समझो। अगर ये पार्टिकल नीचे की तरफ जाता 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 क्या करता, आसपास के पार्टिकल्स को भी अपने साथ जोड़ लेता। जैसे बोला जाता है, मैं तो अकेला ही चला था, रास्ता गुजरता गया, कारवां बनता गया। तो बेटा उस तरीके से अगर आप समझेंगे इस बात को, तो क्या है कि पार्टिकल का साइज और शेप चेंज हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम, बट वो होता है अलग तरह का सेटलिंग। टाइप 1 सेटलिंग में सारे पार्टिकल्स का शेप और साइज सेम रहेगा विद रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम। ये क्लैरिटी सबको हो गया होगा। अब प्लेन सेडिमेंटेशन टाइप 1 सेटलिंग के लिए कुछ अजम्पशंस मानी जाती हैं, जिन अजम्पशंस के बिना ये प्रोसेस कभी भी अकम्प्लिश नहीं किया जा सकता। देखिए, कोई भी डिजाइन जब मैं करना चाहता हूं जब भी मैं कोई भी असम्पशन, मान लेते हैं कोई भी डिजाइन करना चाहता हूं, तो मेरा असम्पशन होना चाहिए। बिना असम्पशन के चीजें नहीं हो सकती हैं। वो असम्पशंस क्या है, मैं लिख रहा हूं आपके सामने। द लिक्विड moves as an ideal sludge। आइडियल स्लज, ये स्लज क्या होता है बेटा? आइडियल स्लज का मतलब है, या स्लज का मतलब यहां पर मैं जो बताना चाह रहा हूं बेसिकली कॉम्बिनेशन है सॉलिड प्लस वाटर का, और कुछ नहीं है। ज्यादा डिटेल इसकी बाद में बताई जाएंगी, अभी इतना समझ लीजिए। मूव्स एज एन आइडियल स्लज डाउन द लेंथ ऑफ द टैंक। नंबर 2, the velocity vector of the particle flow is uniformly distributed across the cross section। समझाऊंगा तीनों assumptions, परेशान ना हो। Third, any particle hitting the bottom of the tank be removed। सुन लो ध्यान से तीनों assumptions। देखिए, जो भी पानी, इसी डब्बे को देख लो, काय को बनाना और डब्बा, जो भी पानी ये यहां से पानी एंटर किया, यहां से पानी एग्जिट किया, तो डाउन द लेंथ ऑफ द टैंक का मतलब क्या है? ये अपस्ट्रीम है और ये डाउन है, ठीक है बेटा? तो डाउन द लेंथ ऑफ द टैंक जो भी पानी बह रहा है वो कैसा बह रहा है? आइडियल स्लज के रूप में बह रहा है। मतलब एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है किसका? सॉलिड प्लस लिक्विड का। अब कॉम्बिनेशन से मेरा मतलब है परफेक्ट ब्लेंड है। एक परफेक्ट ब्लेंड का मतलब क्या होता है यार? देखिए, ये बेसिक टर्म्स है, अगर आप लोग इनका डिफरेंस नहीं जानते हैं तो पूछ लिया करें और कमेंट सेक्शन में पूछ लेना बेटा। परफेक्ट ब्लेंड का मतलब है कि दे डू नॉट एक्वायर सेपरेट वॉल्यूम और स्पेसिस। इसका एक एग्जांपल आप लोगों को देता हूं। जैसे कि जियोटेक में हम क्या पढ़ते हैं बेटा? हम पढ़ते हैं 3 फेज डायग्राम। 3 फेज डायग्राम में क्या होता है? दीज आर योर सॉलिड्स, दिस इज योर लिक्विड एंड दिस इज योर एयर, है ना बेटा? या गैसेस होता है वैसे, लेकिन हम एयर मानते हैं हमारा। बाकी जो फ्यूम्स और उन सबको हम एलिमिनेट कर देते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। लिक्विड क्या है? वाटर है। यहां पर लिक्विड क्या है? वाटर लिख देता हूं टू एलिमिनेट एनी काइंड ऑफ एम्बिग्विटी और कंफ्यूजन। देखो बेटा, एयर है, सॉलिड है और वाटर है। अब भले ही हमने इन तीनों को हम 3 फेज डायग्राम में अलग अलग दिखाते हैं, लेकिन हमारा बेसिक मोटो क्या है? बेसिक मोटो है सोयल के परफेक्ट ब्लेंड। परफेक्ट ब्लेंड मतलब सोयल में ये सारी चीजें सेपरेट स्पेसेस ऑक्यूपाई नहीं करती। भले ही हम दिखा देते हैं डब्बे में, लेकिन वो ऑक्यूपाई नहीं करती हैं, वो एक पूरा सोयल मास ही होता है, बिकॉज दे आर परफेक्टली ब्लेंड। तो सेम मतलब है, ये परफेक्टली ब्लेंड है, एक आइडियल स्लज है, बेसिकली कॉम्बिनेशन है सॉलिड प्लस लिक्विड का। तो ये क्लैरिटी सबको हो गया होगा, है ना बेटा? फिर भी किसी को डाउट हो, क्वेश्चन मार देना थम्स अप इसमें, ये जो आपका है क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में। और देखो यार, अभी वीडियो आगे देखने से पहले ना एक बार इसको वीडियो को लाइक कर दो। थोड़ा सा समय लगेगा, पीछे जाके इसको लाइक कर दो यार।
क्योंकि अगर मानो लाइक नहीं करोगे ना तो मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया। ठीक है बेटा, चले अब सुनो दूसरा असम्पशन। दूसरा असम्पशन का क्या मतलब है? दूसरा असम्पशन का मतलब है the velocity vector of the particle flow is uniformly distributed across the cross section। देखो क्रॉस सेक्शन और सरफेस एरिया में पहले डिफरेंस समझ लो, ये पूरे एनवायरनमेंट में बहुत काम आएगा। देखो यार, किसी भी डब्बे के पास कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ उसी की हैं। जैसे कि मान लेता हूं इस डब्बे का ये एक लेंथ है, इस डब्बे का ये एक डेप्थ है, और इसी डब्बे का ये कुछ एक विड्थ है। समझ लेना ध्यान से। लो पूरा डब्बा बना देता हूं तुम्हें, तुम्हारी कंफ्यूजन हटा देता हूं, ये तो तुम परेशान होते रहोगे यार, है ना? तुम परेशान तो मैं परेशान, हम तो जुड़े हुए हैं ना बेटा एक दूसरे से। चलो देखो, सो दिस इज द विड्थ। अब समझना ध्यान से, जब भी क्रॉस सेक्शन क्या होगा? क्रॉस सेक्शन होगा जब मैं इस फेस के अलोंग बात करूंगा। हाइलाइटर ले लेता हूं, रुक जाओ, हाइलाइटर ले लेता हूं। जब भी मैं, व्हाई इज इट नॉट वर्किंग, आई विल टेक अनदर कलर, डोंट वरी। जब भी मैं इस फेस के अलोंग, इवन इट इज नॉट विजिबल, एनीवेज ये होगा, नॉट इवन दिस, डार्क कलर है तो स्केच से ही आपको दिखा देते हैं। देखो ये जो इस फेस के अलोंग आप जब भी बात करेंगे, इस फेस के अलोंग, ये कहलाएगा आपका क्रॉस सेक्शन। ठीक है बेटा, देखो अभी विजिबल हो गए सारे हाइलाइटर्स, है ना? जब भी मैं बात करूंगा इस फेस के अलोंग, मतलब लेंथ वाले फेस के अलोंग, ठीक है बेटा, तो मैं बात करूंगा किसका? सरफेस एरिया का। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया और सरफेस एरिया में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो आप सुनेंगे, मान लेते हैं ये मेरा वेलोसिटी इस तरफ फ्लो वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी होगा पार्टिकल का नीचे की तरफ सेटलिंग वेलोसिटी, जिसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। इसका जो वेलोसिटी वेक्टर आ रहा होगा बीच में रिजल्टेंट v, ये यूनिफॉर्मली जैसा यहां है, मतलब जैसा लोकेशन 1 पर है वैसा ही लोकेशन 2 पर होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये फॉलो कर रहा है डिस्क्रीट सेटलिंग को, ये चेंज नहीं हो रहा है। अगर पार्टिकल का शेप और साइज चेंज हो रहा होता तो क्या ये ऐसा होता? नहीं होता। चूंकि पार्टिकल का शेप और साइज हर जगह सेम है, पूरे डब्बे में सेम है, तो पूरे डब्बे में उसका वेलोसिटी कंपोनेंट या वेलोसिटी रिजल्टेंट भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। चले, नहीं हुई तो बेटा एक बार और इसको सुन लेना, लेकिन मुझे लगता है सब लोगों को ये क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तीसरा असम्पशन, एनी पार्टिकल हिटिंग द बॉटम ऑफ द टैंक, जो पार्टिकल यहां से चला, देखिए पाथ ऑफ पार्टिकल पूरा डिटेल में समझाऊंगा आपको, एक स्पेशल 1 घंटे का वीडियो इसी पर दूंगा, लेकिन अभी एक मोटा मोटा कॉन्सेप्ट पकड़ लीजिए असम्पशन को समझने के लिए। ये पार्टिकल अगर यहां से एंटर करता है, देखो यहां से, टॉप से, यहां से भाई, तो इसका इधर मान लेते हैं कुछ फ्लो वेलोसिटी और इधर मान लेते हैं कुछ सेटलिंग वेलोसिटी है। तो ये जब पार्टिकल बहेगा, जब ये फ्लो करेगा, तो ये मान लेते हैं अपनी इस रिजल्टेंट के अलोंग फ्लो करेगा। इस रिजल्टेंट के अलोंग फ्लो करता है माने v वेलोसिटी के साथ फ्लो करता है। ये v वेलोसिटी इसकी डायगोनल के अलोंग भी अगर जाती है तो ये क्या करेगा? बाहर निकलने से पहले बॉटम पे टच कर जाएगा। और हमारा अजम्पशन ये कहता है कि एनी पार्टिकल विच इज हिटिंग द बॉटम ऑफ द टैंक विल बी रिमूव्ड। अगर ये कुछ भी आप नहीं समझ पाए अभी तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, पाथ ऑफ द पार्टिकल की वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। अभी सिर्फ इतना समझिए, हर वो पार्टिकल, हर वो सस्पेंडेड पार्टिकल जो बॉटम को टच कर जाएगा उसे हम रिमूव कर चुके होंगे या उसे हम रिमूव कर पाएंगे। क्या ये सबको क्लियर हुआ बेटा? सबको क्लियर हो गया होगा? आप लोग अपने दिमाग में ये चीजें अब कभी भी इनको भूलेंगे नहीं। आगे बढ़ते आइएगा। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2 इक्वेशंस देना चाहता हूं जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं। ठीक है भाई, इस वेलोसिटी को देखो ध्यान से, इसे बोला जाता है सेटलिंग वेलोसिटी। देखो डेरिवेशंस की यहां पर आवश्यकता है नहीं, हमारा ये ऐसा बैच है जिसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देता हूं। तो स्टोक्स लॉ आता है, स्टोक्स लॉ की डेरिवेशन आप कर भी चुके होंगे, नहीं की होगी तो मत करना, कोई जरूरत उसकी है नहीं, है ना? तो स्टोक्स लॉ इक्वेशन है एक आप लोगों का। दूसरा इक्वेशन आप लोगों का रहेगा हज़ैन इक्वेशन, विलियम हज़ैन होता है वैसे, पर चलो
हजेंस इक्वेशन लिख देता हूं ताकि आपको आसानी रहे। हजेंस इक्वेशन, आप देखिए मैं अपने पैरामीटर्स के हिसाब से लिख रहा हूं, हो सकता है आपने किसी और पैरामीटर के हिसाब से पढ़ा, लेकिन बेसिकली मतलब सबका सेम ही रहेगा भाई। g इंटू एस माइनस वन, एस इज वट, पहचान लेना, अपॉन 18 इंटू गामा इंटू डी स्क्वेयर। अब हसैन भाई साहब का क्या कहना है, इनका कहना है 418 इंटू एस माइनस वन डी स्क्वेयर इंटू 3t प्लस 70 अपॉन 100। यस, दीज आर माई पैरामीटर्स। आपका आज आफ्टर क्लास वर्क क्या है, जो मैं हमेशा देता हूं, आफ्टर क्लास वर्क आप लोगों का है कि ऑल द पैरामीटर्स ऑफ दीज इक्वेशंस आर टू बी फाइंड आउट। सारे पैरामीटर्स आप लोगों को इन इक्वेशंस की फाइंड आउट करने हैं। पैरामीटर्स मतलब सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि क्या जी है, क्या एस है, क्या गामा है, क्या डी है, क्या टी है, सब क्लियर होना चाहिए। ठीक है भाई, इस क्लैरिटी के बाद हम लोग आगे जब डिजाइन करेंगे या फिर जब मैं आपको पाथ ऑफ पार्टिकल पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को बहुत क्लैरिटी इस चीज में होगा। तो कोशिश करिएगा कि आज आप जाकर इसको सीख लें। ठीक है भाई, इतना आप लोगों के लिए अभी इसमें बहुत है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस स्टोक्स लॉ से पूछे गए हैं अलग अलग समय पर। चलिए आप लोगों को देखिए यार, मैं आपको बता देता हूं, हमारा जो पाथ ऑफ पार्टिकल है, जो गेट का फेवरेट टॉपिक है, पाथ ऑफ पार्टिकल एंड डिजाइन, वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना। सो पाथ ऑफ पार्टिकल एंड डिजाइन को नेक्स्ट वीडियो, जो कि कल ही होगा, उसमें आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब मुद्दा ये आता है, ध्यान से सुनिएगा, मुद्दा ये आता है भाई, मुद्दा ये आता है कि सर सेडिमेंटेशन टैंक के बारे में बहुत कुछ सुना है, थोड़ा प्रकाश डालिए। हम प्रकाश को पकड़ के पूरा डाल देते हैं इसके ऊपर। सुनो अब ध्यान से, सेडिमेंटेशन टैंक्स होते क्या हैं, देखो डेफिनेशन लिख दें, द प्लेस वेयर द प्रोसेस ऑफ sedimentation takes place, sedimentation takes place is called sedimentation tank। पहली बात। दूसरी बात, टाइप्स ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक क्या है। देखिए मेरे भाई, डिजाइन में नहीं करा रहा हूं आज, फिर बता रहा हूं, डिजाइन और पाथ ऑफ पार्टिकल का अलग वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको सिर्फ इसके टाइप्स पता कर लीजिए कि कौन से टाइप्स होते हैं, कैसे ये आगे बढ़ती है, क्या क्या चीजें इसके अंदर हैं, बाकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। चलिए सुनेंगे नेक्स्ट वीडियो। सबसे पहला देखिए, मेरा क्लासिफिकेशन हमेशा हर लोगों से अलग होता है भाई। जो आपने सुने हैं हॉरिजेंटल, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, ट्रापेजॉइडल, एन नंबर ऑफ शेप्स, वो सारी शेप्स भी मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले एक कमाल का क्लासिफिकेशन जो मस्ट है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि पहला, इस पे ईएससी ने क्वेश्चन पूछा था नाम से सिर्फ, फिल एंड ड्रॉ टाइप ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक। एक्सप्लेन करूंगा इनको, परेशान मत हो। सेकंड इज कॉन्टिन्यूअस फ्लो टैंक। एक है फिल एंड ड्रॉ, एक है कॉन्टिन्यूअस फ्लो। समझाता हूं, सुनो। 3 डब्बा कंसीडर करो, डब्बा 1, डब्बा 2 एंड डब्बा 3। ओपन टू एटमोस्फेयर रख दो इसको, वो ओपन टू एटमोस्फेयर है तो इसको भी रखो, है ना, पार्शियलिटी क्यों करना। सुनो ध्यान से, हमने इसके अंदर इनफ्लो डाला और इसके अंदर से आउटफ्लो लेके इस डब्बे में डाल दिया, आउटफ्लो। तो ये आपका हुआ क्लियरर वाटर या ट्रीटेड वाटर बोल सकते हैं, एक ही नाम। ट्रीटेड इसको नहीं मैं बोलना चाहता हूं, क्योंकि ट्रीटमेंट इज एन एंटायर प्रोसेस, है ना। क्लियर मतलब सिर्फ एक चीज को हमने रिमूव किया है। अब इसके अंदर क्या होता है, ऐसा इधर से एंटर और इधर से एग्जिट, ये है आपका कॉन्टिन्यूअस फ्लो। लिख देता हूं। मेरा सवाल आप लोगों से बहुत सरल है कि सर इतनी आसान चीज आप क्यों बता रहे हो मुझे, है ना, आप लोगों के मन में आ रहा होगा।
अब मेरा आप लोगों से एक ही सवाल है जिसके लिए मैंने ये सारा डायग्राम बनाया और इतनी मेहनत की। मैं बहुत मेहनत हुई ना डब्बा बनाने में, सुनो ध्यान से। एंड द क्वेश्चन इज कि जो इनफ्लो आउटफ्लो, जो फिल एंड ड्रॉ टाइप ऑफ टैंक है और जो कंटिन्यूअस फ्लो टैंक है, दोनों में से किसका एफिशिएंसी ज्यादा होगा? दोनों में से किसका एफिशिएंसी ज्यादा? सोचिए एक बार खुद से। देखिए यार, आप लोगों को यह समझना है हर कॉन्सेप्ट में कि सर कॉन्सेप्ट को शुरू करने से पहले कुछ 5 लाइनें लिखवाते हैं और बताते हैं। वो 5 लाइनें आपको क्या बताती हैं कि क्या की कॉन्सेप्ट है। की समझते हैं? चाबी, सफलता की चाबी, वही वाली चाबी है ये। तो की कॉन्सेप्ट क्या था प्लेन सेडिमेंटेशन का? आप टर्बुलेंस को रिटार्ड कर दीजिए, सारा काम हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए टर्बुलेंस कहां ज्यादा रिटार्ड हो पा रही है। अरे जहां मैंने फिल करके छोड़ दिया, वहां टर्बुलेंस को मैं जितना मर्जी चाहे रिटार्ड कर सकता हूं, जितनी देर के लिए रख सकता हूं। तो बेसिकली जहां टर्बुलेंस ज्यादा रिटार्ड हो रही है वहां आपका एफिशिएंसी ज्यादा होगा, और टर्बुलेंस रिटार्ड ज्यादा हो रही है इनफ्लो के अंदर। टर्बुलेंस ज्यादा रिटार्ड हो रही है इनफ्लो के अंदर, मतलब फिल एंड ड्रॉ टाइप के अंदर। तो कॉन्टिन्यूअस से फिल एंड ड्रॉ टाइप का एफिशिएंसी ज्यादा होता है, क्लियर हुआ होगा। दूसरा, इन दोनों में से किसका वोटर की डिमांड को मीट करने के लिए कैपेसिटी ज्यादा होगा? देखिए यार, कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है कि आपको कॉन्टिन्यूअस सप्लाई दे पाएगा, और अगर कॉन्टिन्यूअस सप्लाई दे पाएगा तो क्या होगा? एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आप क्या कर सकते हैं? एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपको क्या मिलेगा कि आप ज्यादा डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं। अब ये दोनों क्वेश्चन आपके पूछे गए थे कहां पर? इंजीनियरिंग सर्विसेज में। क्लियर हो गए होंगे दोनों क्वेश्चंस। एक है आपका एफिशिएंसी और एक है कैपेसिटी। दोनों क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब आगे की बात सुनिएगा। आगे की बात सुनिएगा भाई। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है जो ये कॉन्टिन्यूअस फ्लो टैंक है। ये कॉन्टिन्यूअस फ्लो टैंक है, ये भी डिवाइडेड है फर्दर 2 कैटेगरीज में। एक है HFT, एक है RFT। HFT क्या है और RFT क्या है समझो। HFT इज हॉरिजॉन्टल फ्लो टैंक, हॉरिजॉन्टल फ्लो टैंक, एंड दिस इज योर रेडियल फ्लो टैंक। देखो डिटेल डिजाइन और पाथ ऑफ पार्टिकल कल बताऊंगा, बिल्कुल मत घबराओ, सिर्फ नाम सुन लो। HFT में क्या होता है भाई? ये ऐसा डब्बा है, इस डब्बे से पानी आता है। फ्लो जो है मैं लिख देता हूं, फ्लो इज हॉरिजॉन्टल, अलग कलर से लिख देता हूं, अच्छा लग जाएगा तुम्हें। फ्लो इज हॉरिजॉन्टल। RFT में क्या होता है? सिर्फ क्लासिफिकेशन दे रहा हूं। फ्लो इज रेडियल, मतलब रेडियल फ्लो को थोड़ा समझाऊंगा मैं। ये आपका ऐसा गोल तरीके का होता है और इसमें आपका काम चल रहा होता है। कैसे, इसको थोड़ा समझ लो यार, ये तो तुम परेशान रहोगे कि सर इसमें मजा ही नहीं आया। सर लो मजे लो थोड़े से, डिजाइन कल समझाऊंगा, अभी समझ लो। RFT जो है ये 2 तरीके का होता है। वन इज योर पेरीफेरी फीड, अनदर इज योर सेंटर फीड। पेरीफेरी फीड क्या होता है? सुन लेना, एक बार में समझ नहीं आता है बच्चों को, सुन लेना। पेरीफेरी फीड का मतलब है कि ये जो पेरीफेरी है ना, ये जो बाउंड्री है, यहां से पानी को मैं फ्लो कराता हूं इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड मैं फ्लो कराता हूं पानी को। और जब पानी रेडियली इनवर्ड फ्लो होता है तो क्या होता है बेटा? ऐसा पानी जलेबी जैसा बनता चला जाता है और अंदर आ जाता है। तो बेसिकली जब मैं बात कर रहा हूं पेरीफेरी फीड की, सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं, डिटेल नहीं। पेरीफेरी फीड की जब मैं बात करता हूं तो मेरा मैक्सिमम टर्बुलेंस कहां है? मैक्सिमम टर्बुलेंस कहां है बेटा? मेरा मैक्सिमम टर्बुलेंस है, यहां से हटा देते हैं इसको, आपको नीचे लिखूंगा, सेंटर फीड और पेरीफेरी फीड। पेरीफेरी मतलब बाउंड्री। मैक्सिमम टर्बुलेंस एट बाउंड्री
मिनिमम एट सेंटर। तो चूंकि सेंटर पे मिनिमम टर्बुलेंस है, मैं अगर ये मेरा इनलेट है, इफ दिस इज माय इनलेट, तो मैं आउटलेट कहां बनाऊंगा? आउटलेट विल बी एट सेंटर, सेंटर पर आउटलेट आ जाएगा। क्लियर हो गई होगी ये बात। सिमिलरली दूसरा केस देखो, सेंटर फीड भी देख लो। सेंटर फीड, सेंटर फीड क्या होगा, बना देता हूं, नहीं तो फिर बोलोगे अरे सर आधा काम हुआ सर, पूरा नहीं हुआ सर। सुनो, इसमें भी बहाव तो होगा जलेबी जैसा ही। मान लेते हैं ये आपका सेंटर है, सेंटर से पानी बहेगा ऐसा बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। सो फ्लो इज रेडियली आउटवर्ड। इसमें कैसा था, दिस इज रेडियल इनवर्ड, दिस इज योर रेडियल आउटवर्ड, है ना भाई। अब इसके अंदर मैक्सिमम टर्बुलेंस कहां होगा? एट सेंटर, मिनिमम एट बाउंड्री, मिनिमम एट बाउंड्री। अब सुन लेना ध्यान से, कॉन्सेप्ट है यार ये। तो इसका आउटलेट कहां होगा? दिस इज योर इनलेट, इसका आउटलेट कहां होगा? बाउंड्री पर, पेरीफेरी पर क्या होगा? आउटलेट होगा। अब एक बात मुझे बताओ, इनमें से किसका कैपेसिटी ज्यादा होगा? Which of these two will have more capacity? Obviously, the more outlets are present in the periphery feed, center feed periphery पर ज्यादा आउटलेट है, बाउंड्री पर क्या है? ज्यादा आउटलेट। तो सेंटर से फीड कराओ, बाउंड्री पर आउटलेट बनाओ, कैपेसिटी को बढ़ाओ। अब इन दोनों में से एफिशिएंसी किसका ज्यादा होगा? बाउंड्री से फीड कराओ, सेंटर तक टर्बुलेंस को रिटार्ड करो, एक सिंगल पॉइंट से लो, सहज पकेसो मीठा होए। धीरे तो निकलेगा, धीरे तो निकलेगा, आपका कैपेसिटी तो कम रहेगा बट एफिशिएंसी बहुत हाई रहेगा। तो बेसिकली ये दोनों के बीच में आपको क्लैरिटी मिल गया होगा। डिजाइन आई विल बी टीचिंग यू टुमारो, इसका डिजाइन हम करेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ आपको डेफिनेशन मैंने दे दिया है भाई। इसमें किसी को कोई भी समस्या हो तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल बी रिप्लाइंग यू। हर उसको मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं अपनी तरफ से बेस्ट। चलिए, तो HFT हुआ, RFT हुआ, एक और आपको बताता हूं, VFT। VFT स्टैंड्स फॉर वर्टिकल फ्लो टैंक। इसका भी डिटेल डिजाइन आप लोगों को समझाया जाएगा। मास्टर बना देंगे तुम्हें, मास्टर, समझते हो, एनवायरनमेंट का मास्टर बना देंगे, मास्टर। सुनना ध्यान से, ये क्या है भाई, सुन लो। अच्छा डायग्राम बना रहा हूं तुम्हारे लिए, खुश हो जाया करो। अलग कलर इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, पानी के लिए करूंगा। अब समझ लो, यहां से इस पाइप से मैंने क्या किया, वाटर इन किया, इन किया ना पानी। पानी बढ़ा ऊपर, पानी बढ़ा ऊपर, पानी गया बाहर, पानी गया बाहर, बाहर पानी आया। पानी जब बाहर आया तो क्या हुआ, यहां भरना शुरू हुआ, पानी यहां भरना शुरू हुआ, भरना शुरू हुआ, पार्टिकल सेटल होना शुरू हुए। देख ले इसको, काम आएगा बहुत, डिजाइन कराऊंगा इसका कल, सब समझ आएगा। ये क्या हुआ, पानी बाहर, सो दिस इज योर आउटलेट जोन, आउटलेट जोन, एंड दिस इज अगेन योर आउटलेट जोन, दिस इज योर सेटलिंग जोन, एंड दिस इज योर इनलेट जोन। मजा आया डायग्राम देख के? आया होगा, मुझे तो आ रहा है। चलो सुनो बेटा ध्यान से, यहां से मैं आपको एक कंक्लूजन और दे रहा हूं। जो भी मैं आपको टैंक्स पढ़ाऊंगा,
जो भी मैं आपको सेडिमेंटेशन टैंक्स पढ़ाऊंगा, हर सेडिमेंटेशन टैंक में आपको 3 चीजें आइडेंटिफाई करनी है जब डिजाइन कराऊंगा। कल याद रखना, फिर से यही बात बोलूंगा। एक होगा इनलेट जोन, एक होगा सेटलिंग जोन, और एक होगा आउटलेट जोन। अगर किसी भी चीज के अंदर ये 3 चीज आप बना पाते हैं, सेटलिंग जोन की खासियत क्या होगी? इट विल बी बोलो, रिटार्डिंग द टर्बुलेंस। इनलेट जोन की खासियत क्या होगी? मैक्सिमम यूनिफॉर्म फीडिंग। क्या होगी? मैक्सिमम यूनिफॉर्म फीडिंग। आउटलेट जोन की खासियत क्या होगी? एक्सट्रैक्टिंग द वाटर विदाउट क्रिएटिंग एनी फर्दर डिस्टर्बेंसेस और द टर्बुलेंसेस। तो तीनों की खासियत मैंने आपको बताई है। तीनों हर डब्बे में जो भी मैं कल आपको पढ़ाऊंगा उसमें आइडेंटिफाई करने की आप कोशिश करेंगे, आपका मुझसे वादा है। तो बेसिकली एक चीज और बस यहां पर समझ लीजिए, ये देख रहे हैं आप ऊपर एक सरफेस बन रहा है, दिस इज अ सरफेस फॉर्मिंग। सरफेस और क्रॉस सेक्शन में डिफरेंस समझाया था इसी वीडियो में। सरफेस है, सुनना। अब इस सरफेस को पानी क्या कर रहा है? धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। और जब पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है तो सरफेस पे क्या हो रहा है? सरफेस पे लोडिंग हो रहा है, सरफेस पे लोडिंग हो रहा है। इसीलिए इसके अंदर जो हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट, जो डिटेल में हमें पढ़ना होता है, वो पढ़ना है सरफेस लोडिंग रेट, या फिर जिसे बोला जाता है SLR। क्या बोला जाता है? सरफेस लोडिंग रेट, या फिर SLR इसे बोला जाता है। ऐसा करके भाई ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। अब देखो, मैंने आपको रेडियल फ्लो बना के दिखा दिया, मैंने आपको वर्टिकल फ्लो बना के दिखा दिया, हॉरिजॉन्टल फ्लो मैंने डब्बा बना दिया। जानना चाहते हो ये भी बना के दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। तो मैंने आपको रेडियल फ्लो बना दिए दोनों, मैंने आपको वर्टिकल फ्लो बना दिया। अब मैं आपके लिए हॉरिजॉन्टल फ्लो टैंक भी बना देता हूँ। डिजाइन इसका मैं आपको कल डिटेल में कराऊंगा। सो बेसिकली HFT भी देख लो कैसा होता है। कोशिश करेंगे आपके लिए बनाने की यार, है ना। आप लोगों को थोड़ी संदेह में छोड़ देंगे कहीं भी। हॉरिजॉन्टल फ्लो टैंक कैसा दिखता है देख लो। हॉरिजॉन्टल फ्लो टैंक क्या है? हॉरिजॉन्टल फ्लो टैंक की कुछ खासियत है। बस हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। बस 3 चीज बनानी थी, मैंने तीनों चीज बना दी है, कोई बात नहीं। देखो ध्यान से, दिस इज व्हाट इनलेट जोन। पानी आया, आराम से फीड किया। आराम से फीड क्यों किया? सबसे पहली बात, इनलेट जोन की खासियत क्या होनी चाहिए? इनलेट जोन की खासियत है यूनिफॉर्म ग्रेजुअल फीडिंग। यूनिफॉर्म मतलब कोई भी डिस्टरबेंस एग्जिस्टिंग सेटलिंग जोन को ना हो। दिस इज योर, यहां पर पानी भरता चला गया, पानी भरता चला गया, पार्टिकल्स क्या हो गए? पार्टिकल्स क्या हो गए? सेटल हो गए। तो सेटलिंग जोन पहचानो, दिस इज योर सेटलिंग जोन। पहचाना? ये पार्टिकल्स यहाँ आ गए, यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं पार्टिकल्स, है ना। इसको स्लज जोन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? स्लज जोन। परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, छोड़ो। अब सुनो, यहां से पानी क्या होगा? धीरे धीरे क्या करेगा बेटा? बाहर की तरफ जाएगा। ये ऐसा मत बनाओ रे, इसको बनाओ, इसको बनाओ, कुछ शेप देते हैं बेटा इसको। रुको, देखो ध्यान से, सब मजा नहीं आया। हाँ, हाँ, यहां से पानी आएगा, क्योंकि पानी आने की जगह ही नहीं थी वहां पे। पानी कहाँ ऐसे आएगा ना पानी। हाँ, ये हुआ आपका आउटलेट जोन। ओवरफ्लो करके ही निकलता है बेटा इससे, आउटलेट जोन। तो बेसिकली हमने इनलेट जोन पहचान लिया। बेसिकली हमने क्या पहचान लिया? ध्यान से समझो, हमने इनलेट जोन पहचान लिया, हमने सेटलिंग जोन पहचान लिया, हमने आउटलेट जोन पहचान लिया। तो ये सारे जोन हमने पहचान लिए हॉरिजॉन्टल फ्लो टैंक के अंदर भी। अब ध्यान से सुन लो, मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया। देखो, मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, पढ़ लेना इसको जाके। मैंने आपको प्लेन सेडिमेंटेशन का डेफिनेशन बताया,
पूरी पहले तो पूरा ट्रीटमेंट प्रोसेस दिखाया, प्लेन सेडिमेंटेशन का प्रोसेस बताया, मैंने आपको प्लेन सेडिमेंटेशन में डिस्क्रीट सेटलिंग या टाइप 1 सेटलिंग समझाया विद अजम्पशंस। ठीक है भाई, ये अजम्पशंस डिजाइन के समय वापस रिकॉल करवाऊंगा तो याद रख लेना। मैंने आपको सेटलिंग वेलोसिटी समझाया स्टोक्स लॉ और हेज़ेन्स इक्वेशन के हिसाब से, जिसका आपको आफ्टर क्लास वर्क भी दिया, और मैंने आपको सारे के सारे सेडिमेंटेशन टैंक्स के टाइप समझाए। ये सारी चीजें सीखने के बाद अब मैं बोल सकता हूं कि यू पीपल आर रेडी, आप लोग रेडी हैं अपने डिजाइन में एंटर करने के लिए। तो कल आप लोगों को जो काम करके आना है बिफोर वी एंटर इनटू द क्लास, तो मैं बता देता हूं, बिफोर टुमारोज क्लास तभी मजा आएगा। आप लोगों को पढ़ना है सेटलिंग वेलोसिटी, दोनों इक्वेशन से, बहुत इक्वेशंस, क्योंकि दोनों से ही गेट और ईएससी ने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, दूसरा आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ सेटलिंग टैंक्स विद असम्पशंस। तो कल की क्लास से पहले ये आपके दिमाग में पूर्णतः होना चाहिए, तभी हम डिजाइन को समझ। हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बेहतर कर रहे होंगे और आप सब बहुत सारे क्वेश्चंस बना रहे होंगे। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी प्रिपरेशन वैसी ही चल रही होगी एकदम जैसा आप सब इसको चलाना चाहते हैं। आप लोगों के सामने ये जो जीआईएफ आप देख पा रहे हैं, जो ये वीडियो आप छोटा सा देख पा रहे हैं, इस वीडियो में मैंने आपको सेडिमेंटेशन में पाथ ऑफ पार्टिकल समझाने की कोशिश की है। इस जीआईएफ की सहायता से मैंने सिर्फ एक विजुअल क्रिएट करने की कोशिश की है। आज के इस पूरी वीडियो में आप लोग जो पढ़ेंगे वो रहेगा डिजाइन ऑफ सीवर्स एंड द पाथ ऑफ द पार्टिकल ट्रेस्ड बाय एनी पार्टिकल विद इन अ सेडिमेंटेशन टैंक। ये सारा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप पूरा अच्छे से सीख पाएंगे। Before that, I welcome you all on the India's largest learning platform, Unacademy. On the behalf of Unacademy, these are my credentials who are watching me for the first time, जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा, बता देता हूं, डिजाइन पैरामीटर्स। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा पाथ ऑफ पार्टिकल। ये दोनों ही चीजें हमें बहुत डिटेल में पढ़ना होगा। पाथ ऑफ पार्टिकल को मैंने लास्ट के लिए इसीलिए रखा है क्योंकि जब तक सारे डिजाइन पैरामीटर्स को आप समझ नहीं जाएंगे, आप पाथ ऑफ पार्टिकल को नहीं समझ पाएंगे। सो दिस इज व्हाई वी विल बी कंसीडरिंग इट फॉर द लास्ट, एंड दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ द टॉपिक सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का ये सेकंड लेक्चर है। तीसरा लेक्चर होगा कोएगुलेशन, माने के सेडिमेंटेशन एडेड विद कोएगुलेशन, जो थर्ड लेक्चर रहेगा, जिसे मैं आपको कल भेजूंगा, जो आपको कल मिल जाएगा। तो कोशिश करिएगा साथ साथ नोट्स बनाने की। मैं आप लोगों को पूरा डिटेल्ड कंटेंट लिख कर दूंगा स्क्रीन के ऊपर। ठीक है भाई। अब डिजाइन पैरामीटर्स के अंदर सबसे पहला पैरामीटर आपको जो बात करना है वो बात करना है सरफेस लोडिंग रेट का। सबसे पहला पैरामीटर आपको जो बात करना है वो बात करना है सरफेस लोडिंग रेट का। ये सरफेस लोडिंग रेट क्या है, नाम से ही समझ आ रहा है, सरफेस है, सरफेस पे लोडिंग हो रही है। पहली बात, सरफेस क्या होता है? मान लेते हैं ये डब्बा है, मान लेते हैं ये एक डब्बा है, इस डब्बे का ये सरफेस है, इस डब्बे में पानी भरता जा रहा हूं मैं, पानी भरता जा रहा हूं, तो सरफेस लोड किससे होगा? ऑब्वियसली पानी से होगा। कितना लोडिंग होगा? जितना डिस्चार्ज होगा। तो बेसिकली आप लोगों को एक बात यहां पर समझना होगा कि सरफेस लोडिंग रेट इज नथिंग बट योर सरफेस ओवरफ्लो रेट। ओवरफ्लो रेट एक और नाम आ गया इसका, सरफेस लोडिंग रेट का। अब इसी को एक और नाम दे सकते हैं, हाइड्रोलिक लोडिंग रेट। अरे पानी है ना, तो हाइड्रोलिक लोडिंग रेट। इसी को एक और नाम दे सकते हैं, ओवरफ्लो वेलोसिटी। इतने सारे पैरामीटर्स, इतने सारे नाम एक चीज के, तो इस चीज को तो समझना बहुत ही जरूरी है भाई, इसको तो समझना बहुत ही जरूरी है। डेफिनेशन दे रहा हूं बेटा, साथ साथ लिखते जाना। इट इज द यूनिट्स बाद में देखेंगे।
वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर अप्लाइड, बात किसकी हो रही थी? एरिया की। अप्लाई क्या हो रहा है? वॉल्यूम। देखते जाना भाई, देखते जाना, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट है। इट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर अप्लाइड इन यूनिट टाइम, in unit time per unit surface area, per unit surface area, पर यूनिट सरफेस एरिया। देखिए प्लेन एरिया की बात हो रही है ऑफ द सेटलिंग टैंक, ऑफ द सेटलिंग टैंक। देखिए ये पढ़ लीजिए इसको ध्यान से। बेसिकली वॉल्यूम ऑफ वाटर अप्लाई हो रहा है, यूनिट देखो क्लियर हो जाएगा। किस में अप्लाई होगा वॉल्यूम? लीटर्स में। पर यूनिट टाइम मतलब पर आवर, एक घंटे में कितना हुआ, कितने पे? पर मीटर स्क्वायर पे। तो यही आपका क्या है बेटा? आपका सरफेस लोडिंग रेट है, ये आपको क्लियर होगा। अब इसका फॉर्मूला जो जानना चाहते हैं, कितना आसान है भाई, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम अपॉन सरफेस एरिया। ये वॉल्यूम पर यूनिट टाइम को क्या बोला जाता है रे? वॉल्यूम पर यूनिट टाइम को क्या बोला जाता है? वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, क्या मैं इसी को लिख सकता हूं वी नॉट इज इक्वल टू क्यू अपॉन, क्या मैं इसी को लिख सकता हूं, मैं इसी को लिख सकता हूं क्यू अपॉन सरफेस एरिया वी नॉट, या फिर मैं लिख सकता हूं सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी नॉट। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, फॉर्मूला तो आप समझ ही गए हैं। जब भी किसी चीज का डिजाइन निकाला जाता है, डिजाइन किसकी बात कर रहे हैं? सेडिमेंटेशन टैंक की। जब भी किसी चीज का डिजाइन निकाला जाता है, उस डिजाइन के लिए बहुत ध्यान से समझना, आपको क्या निकालना होता है? आपको निकालना होता है सरफेस एरिया, आपको निकालना होता है डायमेंशंस, आपको निकालने होते हैं वो सारे पैरामीटर्स जो एक पर्टिकुलर डब्बे की डायमेंशंस को डिफाइन करते हैं। ये सारे डिजाइन पैरामीटर्स जानने के बाद, सुनिएगा, ये सारे डिजाइन पैरामीटर्स की हमें जानने के बाद हमें कहाँ अप्रोच करना है? वॉल्यूम, सरफेस एरिया, लेंथ, विड्थ, डेप्थ, ये निकालना है। वॉल्यूम हमने देख लिया, गिवन है, डिस्चार्ज के साथ, डिस्चार्ज मतलब वॉल्यूम गिवन है। अब वहां से हमने निकाला सरफेस एरिया। अब आगे देखिएगा हम क्या करते हैं, आगे देखिएगा। उससे पहले लेकिन एक चीज जान लेना, जानते भी होगे फिर से जानो, पार्टिकल्स विल बी कैप्चर्ड, will be captured if vs is greater than v naught। ये vs क्या है, v naught क्या है? v naught is overflow velocity, vs is settling velocity। मैंने आपको बताया था, मान लेते हैं अगर पानी का फ्लो, सुन लो, अगर पानी का फ्लो ऊपर की तरफ है तो कैसी वेलोसिटीज होंगी? कैसी वेलोसिटीज होंगी? नीचे जाएगा vs, ऊपर जाएगा v naught, ये होगा। अगर पानी का फ्लो इस तरफ है तो यहां होगा vf और यहां होगा vs, रिजल्टेंट होगा बीच में। ये सब डिस्कशन कर चुका हूं मैं, ठीक है भाई, ये सब डिस्कशन कर चुका हूं लास्ट लेक्चर में। अब सुनो ध्यान से, तो पार्टिकल कब कैप्चर्ड होगा? जब vs बड़ा होगा v नोट से। पार्टिकल विल एस्केप इफ vs इज लेस देन v नोट, मतलब ओवरफ्लो ज्यादा है तो पार्टिकल निकल जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे डिटेंशन टाइम की। पहले उससे आपको इसकी वैल्यू दे दूं, SLR और SOR की वैल्यूज होती हैं V नॉट इज इक्वल टू 500 टू 750 लीटर्स पर आर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। 500 टू 750 लीटर्स पर आर पर मीटर स्क्वायर, ये वैल्यूज होती हैं, ठीक है बेटा। आगे देखिएगा, फिर हम बात करेंगे इसको मीटर क्यूब पर डे में अगर लिखना चाहे तो 12 टू 18 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। तो 10 से 20 ले लेते हैं, परेशान मत हो, 10 से 20 चल जाता है इतने में का, ठीक है। तो ये हुआ आपका सरफेस लोडिंग रेट। नेक्स्ट पैरामीटर की बात करेंगे डिटेंशन टाइम की, नेक्स्ट पैरामीटर की बात करेंगे डिटेंशन टाइम की, ठीक है। एक सेकंड दीजिएगा, एक सेकंड दीजिएगा। नेक्स्ट पैरामीटर की बात करेंगे डिटेंशन टाइम की, आइए बात करते हैं। डिटेंशन टाइम क्या है देखिए इसको, सेकंड पैरामीटर डिटेंशन टाइम। नाउ व्हाट इज दिस डिटेंशन टाइम यार? इसी को बोला जाता है हाइड्रोलिक डिटेंशन टाइम, इसी को बोला जाता है हाइड्रोलिक डिटेंशन टाइम। तो परेशान नहीं होना, हाइड्रोलिक शब्द का मतलब कुछ नहीं है, आपको बस कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है। और इसी को एक और नाम दे दो यार लोग, डिटेंशन टाइम, लेकिन अब परेशान बिल्कुल नहीं होना। डिटेंशन टाइम कुछ नहीं है,
इट इज द एवरेज थ्योरेटिकल टाइम taken by water to travel, बेटा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है सारी, टू ट्रेवल फ्रॉम इनलेट टू आउटलेट, ठीक है भाई, ऑफ सेटलिंग बेसिन या वियर या कुछ भी बोल दो, सेटलिंग टैंक बोल दो यार तुम, सेटलिंग टैंक। लो आसान हो गया तुम्हारे लिए। अब ये डिटेंशन टाइम की वैल्यू कुछ नहीं होती, 4 to 8 आवर्स होती है। बस हो गए दो पैरामीटर्स। क्लियर है बेटा सबको? देखो कुछ नहीं होता यार, बता देता हूं, एक बार सुन लो यार ध्यान से। डिटेंशन टाइम या हाइड्रोलिक डिटेंशन टाइम क्या होता है? रिटेंशन टाइम होता है, एक ही बात है। इट इज द एवरेज थ्योरेटिकल टाइम टेकन बाय वाटर टू ट्रैवल फ्रॉम इनलेट टू आउटलेट, जाने में जितना समय लेता है उसी को डिटेंशन टाइम बोलते हैं, सीधी सी बात। अब ये इसका काम कहाँ आएगा? देखिए मैंने बोला था डिजाइन कर रहे हैं, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, डेप्थ, लेंथ, विड्थ, ये निकालना है। तो वॉल्यूम निकालो, अरे वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम ऑफ टैंक। इफ डिस्चार्ज इज गिवन तो Q इंटू dt से क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम मिल जाएगा। अरे जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं इसको ऐसा देखो, मीटर क्यूब पर सेकंड होता है बेटा, टाइम किसमें? सेकंड मान लो, क्या रहेगा? मीटर क्यूब क्या है? लीटर्स माने वॉल्यूम। क्लियर है बेटा? बेसिकली ये पूरे कॉन्सेप्ट में, डिजाइन में आप कहीं भी फंस जाए तो यूनिट्स को देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कौन सा पैरामीटर है। इतना ही आसान है और इतना ही आसान रखें, मुश्किल ना करें इसको। थर्ड देखते हैं, फ्लो थ्रू वेलोसिटी, थर्ड पैरामीटर। बेटा आपको मजा आएगा बहुत ज्यादा पाथ ऑफ पार्टिकल में, ये थोड़ा सा डिजाइन है तो ऐसा ही चलेगा, मैं इसमें कुछ एड ऑन नहीं कर सकता, आपको कुछ इसमें ऐसा नहीं बता सकता जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, ठीक है? तो आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, मनोस्थिति आपकी समझ सकता हूं मैं। फ्लो थ्रू वेलोसिटी, बट आप भी मेरी मनोस्थिति समझिए, देखिए एक दूसरे की मनोस्थिति समझेंगे तभी काम चलेगा। इसी को बोला जाता है हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी, ठीक है भाई? ये क्या है? VH, सुना ना? VH, ठीक है। देखो द स्पीड विद विच, बहुत स्पीडली करा रहा हूं बेटा ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाए, नोट्स दे रहा हूं प्रॉपर यार। विद विच वाटर एंटर्स, या ऐसा लिख सकते हैं विद विच वाटर ट्रेवल्स, एंटर क्या? ट्रेवल्स फ्रॉम इनलेट टू आउटलेट, इज नोन एज फ्लो थ्रू वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ फ्लो। फॉर रेक्टेंगुलर की बात कर रहे हैं अभी, है ना? रेक्टेंगुलर फ्लो या रेक्टेंगुलर सेटलिंग टैंक, क्या होगा ये वेलोसिटी? सेटलिंग टैंक, रेक्टेंगुलर सेटलिंग टैंक की बात है, क्या होगा? VH इज इक्वल टू Q अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्या होगा? Q अपॉन BH। अब समझ लो, इस चीज को समझा देता हूं थोड़ा सा, नहीं तो फंसे रहोगे इसमें। देखो एरिया निकालना था ना, तो यहां से क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल लो, सरफेस एरिया आ गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया, वॉल्यूम आ गया, तीन चीज निकल चुकी हैं, सुनते जाना आगे। देखो मैंने आपको बताया था ये डब्बा है, इस डब्बे में क्या होगा बेटा? इस डब्बे में कुछ चीजें होंगी, कौन सी? समझ लो। सरफेस एरिया मतलब लेंथ के अलोंग, क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब डेप्थ के अलोंग, सो दिस इज योर क्रॉस सेक्शनल। तो इसकी बात हो रही है, ये हम निकाल चुके हैं, टोटल वॉल्यूम हम निकाल चुके हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलो, तो जितना समय लेता है, जिस स्पीड से वो एंटर करता है, दोनों डिस्कस कर दिया है। फोर्थ पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट देखना है यार। इसकी रेंज भी जानना चाहोगे क्या? रेंज भी देख लो इसका, इसको हटा देता हूं, रेंज लिख देता हूं, इसी स्लाइड पे लिख देता हूं ना। दिस VH का वैल्यू इज 0.2 to 0.9 मीटर पर मिनट, और एवरेज ले लो 0.3 मीटर पर मिनट, इतना ले लो, ठीक है? पर मिनट ना। और लेंथ कैसे निकलेगा? लेंथ, एरिया में कब तक घुसे रहोगे, लेंथ भी तो निकालना है। मैंने क्या बोला? डिजाइन मतलब वॉल्यूम, क्रॉस सेक्शनल एरिया, सरफेस एरिया, लेंथ, विड्थ, डेप्थ, हो गया डिजाइन। लेंथ कैसे निकलेगा? लेंथ ऑफ टैंक कैसे निकलेगा? मैं क्या बोलूं? अरे देखो मैंने बताया ये डब्बा है, इनलेट से आउटलेट तक जिस स्पीड से जाएगा वही तो कौन है? फ्लो थ्रू वेलोसिटी। कितनी चीज, ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? जितनी इसकी लेंथ है। ये सुनो, तो लेंथ कैसे निकल जाएगा? जितना भी हॉरिजॉन्टल फ्लो थ्रू वेलोसिटी है
उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा डिटेंशन टाइम, मतलब यहां से यहां तक कितना समय लिया, तो स्पीड इंटू टाइम क्या दे देता है, डिस्टेंस, वही तो कौन है, लेंथ ऑफ द टैंक। क्लियर है ना भाई, क्लियर होगा। फिर से बता देता हूँ, फ्लो थ्रू वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जो कोई भी पानी का फ्लो लेता है एक इनलेट से आउटलेट तक जाने में। डिटेंशन टाइम वो टाइम है जो इनलेट से आउटलेट पे जाने में समय लगेगा। तो अगर मैं बोलता हूं वेलोसिटी इनटू टाइम तो क्या मिलता है, डिस्टेंस। लेकिन ये डिस्टेंस तो कितना है, ये तो लेंथ के बराबर है, वही तो मैंने बताया, वही आपका पॉइंट है। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ पॉइंट देखिएगा, वियर लोडिंग रेट। वियर लोडिंग रेट बेटा बहुत एक्सप्लेनेटरी नोट्स दे रहा हूं आपको ताकि परेशानी ना हो, WLR। नहीं तो ये सब इतना डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसका सिंपल डेफिनेशन है, अमाउंट ऑफ वाटर ओवरफ्लोन पर यूनिट लेंथ ऑफ टैंक, लेंथ ऑफ टैंक। ठीक है भाई, तो व्हाट इज दिस WLR यार, WLR इज इक्वल टू Q अपॉन लेंथ ऑफ टैंक, इंप्लाइज दैट कितना हुआ, Q अपॉन B। क्या मैं लिख सकता हूं, क्या मैं लिख सकता हूं, जल्दी बताओ, क्या मैं लिख सकता हूं। चलो ऐसा मत देखो, लेंथ रखो इसको, किसके लिए, हॉरिजॉन्टल के लिए, ऐसा रख लो, हॉरिजॉन्टल फ्लो टैंक के लिए Q अपॉन, सुन लेना आप ध्यान से, Q अपॉन पाई D, किसके लिए, रेडियल फ्लो टैंक के लिए। पढ़ाए थे कल सारे टैंक, आपको याद होंगे। ठीक है भाई, Q अपॉन B किसके लिए रख सकता हूं, किसके लिए रख सकता हूं, VFT के लिए, किसके लिए, VFT के लिए, मतलब वर्टिकल फ्लो टैंक के लिए। कैसे, जितना ऊपर जा रहा है वो अलोंग द वही तो हो रहा है, अलोंग द विड्थ ही तो फील हो रहा है। तो मतलब एक डायमेंशन आपकी चेंज हुई है, बाकी ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा। जिसको डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताना, फिर से बता देता हूं। वियर लोडिंग रेट क्या है बेटा, अमाउंट ऑफ वाटर ओवरफ्लोन पर यूनिट लेंथ ऑफ द टैंक, हर एक यूनिट लेंथ ऑफ द टैंक पर कितना पानी ओवरफ्लो कर रहा है। लेंथ है किसके केस में, लेंथ से ओवरफ्लो करता है किसके केस में, जहां पर सरफेस लोडिंग रेट आता है, मतलब कि आपका बात कर रहा होगा ये किसकी बेटा, आपके हॉरिजॉन्टल फ्लो टैंक की। अगर रेडियल फ्लो की बात करेगा तो वही क्या होगा, डायमीटर पाई डी, मतलब उसकी बात कर रहा है, सरकमफ्रेंस की, वहीं से तो ओवरफ्लो करेगा। वर्टिकल फ्लो में किसकी बात करेगा, विड्थ की। यही बस मेरा कॉन्सेप्ट है। मैं इसको, इसके लिए आपको कल वाली वीडियो देखनी होगी बेटा, कल मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो जो स्टूडेंट्स ने दोनों वीडियो देखा है वो इसको आराम से समझ जाएंगे। ठीक है बेटा, आगे सुनना। अब मुझे बताओ, अब मैं बात कर रहा हूं एफिशिएंसी ऑफ पार्टिकल रिमूवल। एफिशिएंसी ऑफ पार्टिकल रिमूवल सबसे काम का टॉपिक, बहुत क्वेश्चंस आते हैं यहां से। एफिशिएंसी ऑफ पार्टिकल रिमूवल बहुत टॉपिक आते हैं यार, बहुत क्वेश्चन आते हैं यहां से। एफिशिएंसी ऑफ पार्टिकल रिमूवल क्या होगा, एक बात मुझे बताओ, ध्यान से समझना। ये ऊपर की तरफ जो वेलोसिटी जाती है वर्टिकल फ्लो में, ये VFT है, ये क्या कहलाता है, ओवरफ्लो वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, ये इधर की तरफ जो वेलोसिटी जाती है क्या होता है, हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी, और नीचे की तरफ सेटलिंग, नीचे की तरफ सेटलिंग। तो दोनों ही केसेस में VS बड़ा होना चाहिए VH से, और VS बड़ा होना चाहिए V नोट से। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, तभी तो सेटलिंग होगा, तभी एफिशिएंसी ज्यादा होगा। इतना क्लियर होगा। फिर से बताता हूं, हॉरिजॉन्टल फ्लो में VH से बड़ा होना चाहिए VS, मतलब सेटलिंग वेलोसिटी बड़ा होना चाहिए, तभी वो सेटल करेगा। वर्टिकल फ्लो में किससे बड़ा होना चाहिए, ओवरफ्लो वेलोसिटी से बड़ा होना चाहिए सेटलिंग, तभी वो सेटलिंग करेगा, नहीं तो सेटलिंग नहीं हो पाएगा। तो सेटलिंग को मुझे प्रमोट करना है, तो बेसिकली मैं क्या लिखूंगा कि जो एफिशिएंसी है, अलग कलर से लिखता हूं, जो एफिशिएंसी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VS, लिख सकता हूं पहली बात। दूसरा लिख सकता हूं एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू VH और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V नॉट, लिख सकता हूं भाई, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, अब मैं लिखता हूं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, एक बात मुझे बताओ, नहीं समझ पा रहे हो, सरफेस एरिया को रिलेट नहीं कर पा रहे हो, सोचो एक बार, एक सेकेंड। क्या आप सरफेस एरिया को रिलेट कर पा रहे हैं? अरे क्या आप सरफेस एरिया को रिलेट कर पा रहे हैं?
बेटा सरफेस एरिया को रिलेट करने के लिए एक बात सुनो, पहला कॉन्सेप्ट आया तो समझाऊंगा। सरफेस एरिया को रिलेट करने के लिए पहली लाइन याद करो जो पहली क्लास मैंने आपको बताई थी। पहली क्लास ऑफ द सेडिमेंटेशन, मतलब जो कल मैंने आपको बताया था, उसमें क्या बोला था? उसमें मैंने क्लियरली बोला था सेडिमेंटेशन इज द प्रोसेस इन विच द टर्बुलेंस इज रिटार्डेड। जिसमें टर्बुलेंस ज्यादा रिटार्ड हो जाएगा, ज्यादा प्रिवेंट हो जाएगा, उसमें एफिशिएंसी ज्यादा आ जाएगा, वो अच्छा सेडिमेंटेशन टैंक बन जाएगा। ये बात हम कर चुके हैं। सरफेस एरिया की बात करिए, सरफेस एरिया की बात करिए। सरफेस एरिया अगर ज्यादा होता है तो टर्बुलेंस कम रिटार्ड होगा कि ज्यादा होगा? इफ द सरफेस एरिया इज मोर द टर्बुलेंस रिटार्डेड विल बी, I repeated, if the surface area is more, the turbulence retarded will be more, and if the turbulence retarded will be more, the efficiency will be more. तो बस यही मेरा कॉन्सेप्ट है छोटा सा, कि सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। या फिर दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। ये तो क्लियर हुआ बेटा, इसको थम्स अप मार दो। अब इसको समझना, ऐसा भी मैं बोल सकता हूं कि सरफेस एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट। क्यों? अरे जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना स्लोली भरेगा। सुन लो, वी नोट का रिलेशनशिप जानते हो ना यार, वी नोट का, इसी से समझा रहा हूं। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना स्लो भरेगा, मतलब ओवरफ्लो वेलोसिटी उतना कम हो जाएगा। जितना ओवरफ्लो वेलोसिटी कम हो जाएगा उतना एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। अरे वही तो लिखा है, वही तो समझाने का प्रयास किया है। तो बेसिकली पार्टिकल रिमूवल एफिशिएंसी का रिलेशनशिप आप वीएस सरफेस एरिया और वी नोट के साथ या वीएच के साथ समझ गए। अब यही आपका क्वेश्चन था इंजीनियरिंग सर्विसेज का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? आगे सुनो, आगे सुनो। पार्टिकल रिमूवल एफिशिएंसी होता क्या है? ईटा, कितने सेटल हुए, कितने ओवरफ्लो हुए, इनटू 100, इनटू 100, दिस गिव्स यू एफिशिएंसी। क्या देता है? एफिशिएंसी देता है। और बात करोगे एफिशिएंसी के बारे में? और बात करोगे? सुनो ध्यान से, मैं बात कर रहा हूं पहला पैरामीटर, डेप्थ ऑफ टैंक के बारे में। जरा सोच के मुझे बताइएगा, जरा सोच के मुझे ध्यान से बताइएगा, क्या डेप्थ ऑफ टैंक बढ़ा दिया? सुनना, अगर मैंने डेप्थ ऑफ टैंक बढ़ा दिया, क्वेश्चन था ईएससी का, इफ आई इंक्रीज द डेप्थ ऑफ द सेडिमेंटेशन टैंक will the efficiency increase? If the depth of the tank is increased, will the efficiency increase? The answer is no. The answer is no. मैंने आप लोगों को इसका रिलेशनशिप बताया सरफेस एरिया, मैंने रिलेशनशिप बताया वीएस, मैंने रिलेशनशिप बताया वीएच। क्या कहीं भी डेप्थ का जिक्र हुआ? क्या सरफेस एरिया में डेप्थ कंसीडर होता है? नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तो अगर नहीं होता है तो मैं लिख सकता हूं द एफिशिएंसी ऑफ द सेटलिंग टैंक इज, द एफिशिएंसी ऑफ द सेटलिंग टैंक इज, सेटलिंग टैंक की एफिशिएंसी की यहां पर बात हो रही है, इंडिपेंडेंट ऑफ द डेप्थ ऑफ टैंक। देखिए, देखने से आपको भले ही ऐसा लग सकता है, सुनिएगा, देखने से आपको भले ही ऐसा लग सकता है कि एफिशिएंसी बढ़ेगा अगर डेप्थ बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसे ज्यादा स्पेस मिल रहा है। लेकिन नहीं, स्पेस अलोंग द डेप्थ नहीं चाहिए, स्पेस अलोंग द सरफेस चाहिए, अलोंग द लेंथ, अलोंग द विड्थ चाहिए। आप इसको देखिए, मैंने क्या लिखा, क्या कहीं भी डेप्थ का जिक्र है? नहीं है। तो आप किसी भी फॉर्मूला से रिलेट कर लीजिए, आपका ये सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है कि द एफिशिएंसी ऑफ द सेटलिंग टैंक और द पार्टिकल रिमूवल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डेप्थ ऑफ द टैंक। ये कॉन्सेप्ट सबके दिमाग में क्लियर होना चाहिए भाई। ठीक है बेटा, चलो। हाँ, क्योंकि इससे क्या होगा,
अरे सुनो, और जानना चाहते हो? लो सुनो बेटा, इससे क्या होगा? देखो, इफ डी इंक्रीजेस, मैंने क्या बढ़ा दिया? डेप्थ बढ़ा दिया। डेप्थ बढ़ाने से क्या हुआ? वी एच इंक्रीजेस, बढ़ जाएगा, हॉरिजॉन्टल फ्लो बढ़ जाएगा, डेप्थ बढ़ गई ना। डेप्थ बढ़ गई, डेप्थ बढ़ने से क्या हो? हॉरिजॉन्टल फ्लो बढ़ जाएगा। अरे हॉरिजॉन्टल फ्लो बढ़ जाएगा, इफ वी एच इंक्रीजेस, पार्टिकल एस्केप्स विदाउट हिटिंग द बॉटम ऑफ द टैंक। टैंक का बॉटम हिट किए बिना पार्टिकल एस्केप कर जाएगा। ठीक है भाई, पार्टिकल बिना बॉटम हिट किए, बॉटम ही हिट नहीं किया तो रिमूव कैसे होगा? हमारा तो कॉन्सेप्ट ही ये कहता है ना भाई, एनी पार्टिकल हिटिंग द बॉटम विल बी रिमूव्ड, एनी पार्टिकल नॉट हिटिंग द बॉटम विल नॉट बी रिमूव्ड, सिंपल है। चलिए, तो पहला पैरामीटर डेप्थ ऑफ टैंक, इससे ज्यादा डिस्कशन ना कहीं होगा ना करने की जरूरत। सुनो ध्यान से, सेकंड पैरामीटर, सेकंड पैरामीटर सुन लेना ध्यान से। सेकंड पैरामीटर क्या कहता है? सेकंड पैरामीटर है ओवरऑल रिमूवल एफिशिएंसी। हाँ, ओवरऑल पार्टिकल रिमूवल एफिशिएंसी। ओवरऑल पार्टिकल रिमूवल एफिशिएंसी क्या है वो आपको मैं बताना चाहता हूं, सुनिए, सुनिएगा। इसको दे रहा हूं मैं समेशन पी आई एन आई। पी आई क्या है बेटा? पी आई क्या है? परसेंटेज ऑफ पार्टिकल्स, परसेंटेज ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है बेटा, एन आई क्या है? एफिशिएंसी ऑब्वियसली। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? समेशन पी आई इंटू वी एस आई अपॉन वी नॉट इंटू 100। आई क्या है? आई वी एस वेरी कर रहा है, सेटलिंग वेरी कर रहा है। सुन लो इसको ध्यान से, सेटलिंग वेरी कर रहा है फर्स्ट पार्टिकल से ith पार्टिकल तक। ओवरफ्लो वेलोसिटी सारे पार्टिकल्स का सेम है। सिंस द ओवरफ्लो वेलोसिटी इज सेम फॉर ऑल द पार्टिकल्स, इट इज नॉट द वेरिएबल पैरामीटर, द वेरिएबल पैरामीटर इज ओनली द सेटलिंग वेलोसिटी। क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया, क्लियर होगा भाई। चलिएगा आगे। तो ओवरऑल रिमूवल कितना है बेटा? ओवरऑल एफिशिएंसी, ये भी आपको पैरामीटर बता देता हूं नंबर। ओवरऑल एफिशिएंसी इज 60 to 70%, 60 to 70%। थर्ड देखिएगा भाई, थर्ड पैरामीटर आपके सामने ला रहा हूं, नेक्स्ट स्क्रीन पर बताऊंगा। थर्ड, फॉर 100% पार्टिकल रिमूवल। देखिए यार, इंसान लालची है, 60 से 70% उसे मिल रहा है, उसे मोह है 100% का। आप मोह में पड़े हैं कि मुझे 100% पार्टिकल्स का रिमूवल चाहिए। कैसे अचीव करेंगे? दिमाग लगाओ। कैसे अचीव करेंगे? दिमाग लगाओ। समझना ध्यान से। VSI इज ग्रेटर देन V नॉट। पहला है VSI इज ग्रेटर देन V नॉट। ठीक है भाई, ये कंडीशन इफ इट इज applicable to 100% particles, we shall achieve 100% efficiency। किसी को समस्या भाई? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसमें क्या समस्या होगी? दूसरा देखिएगा, dt इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? L बाय वी एच। ठीक है, अब मुझे बताओ, dt इज व्हाट? डिटेंशन टाइम। पार्टिकल सेटलिंग टाइम क्या होता है? व्हाट इज दिस पार्टिकल सेटलिंग टाइम? देखो, आप लोगों को ये जो कंप्लीट अभी नहीं समझ आ रहा ना, 1 मिनट लूंगा और सब समझ आएगा। सुनो, ये डब्बा है, ये डब्बा है, डिटेंशन टाइम क्या था? पार्टिकल के यहां एंटर करने से यहां एग्जिट करने तक का समय। द जर्नी विच द पार्टिकल, द टाइम विच पार्टिकल रिक्वायर्स फॉर द जर्नी फ्रॉम इनलेट टू आउटलेट, यही तो ट्रेवल टाइम ही तो था। तो ये अलोंग द व्हाट, अलोंग व्हाट इट इज फ्लोइंग। पहली बात तो इस तरफ वेलोसिटी कितना है? VH। इस तरफ टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? L। तो मैं क्या लिख सकता हूं?
रिटेंशन टाइम इज इक्वल टू, अरे बोलो ना, मैं क्या लिख सकता हूं, रिटेंशन टाइम इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा इसको L बाई वी एच, L बाई वी एच। अब समझना रिटेंशन टाइम क्या है, ब्लू को देखना, ब्लू को देखना, रिटेंशन टाइम मतलब कितना रिटेन होने में समय लगता है, रिटेन नीचे आने में। ये पार्टिकल है ब्लू, ये पार्टिकल को नीचे आना है किस वेलोसिटी से, वीएस से। कितना नीचे आना है, जितना इसका डेप्थ है, अरे कितना नीचे आना है, जितना इसका डेप्थ है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, रिटेंशन टाइम इज इक्वल टू, क्या लिख सकता हूं बताइए, इट कैन बी रिटन एज एच, एच मान लेते हैं डेप्थ को, कैपिटल एच मान लो, यहाँ पे कैपिटल एल है, तो अपॉन क्या रहेगा, नीचे की तरफ वेलोसिटी है वी एस। क्लियर है भाई। लेकिन आईएथ पार्टिकल सबके लिए होना चाहिए, ये किसके लिए, आईएथ पार्टिकल सबके लिए होना चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट को यहां लिख दो, है ना, इसी कॉन्सेप्ट को यहां लिख दो, दूसरा, है ना भाई, दूसरा इसी को यहां लिख देता हूं, येलो से लिखूंगा, इसी को यहां लिख सकता हूं दूसरा, कि एच बाय वी एस आई, एच बाय वी एस आई शुड बी लेस देन और इक्वल टू एल बाय वी एच, दैट इज particle settling time should be less than or equal to, इक्वल होगा तो भी चलेगा, डिटेंशन टाइम। क्लियर है भाई सबको। अगर ऐसा आप पालोगे तो आपको 100% एफिशिएंसी मिल जाएगा। अगर आप ith पार्टिकल तक, फिर से कंडीशन वही है, 100 पार्टिकल्स, 100% पार्टिकल्स के लिए अगर आप ये पालोगे तो 100% रिमूवल आपको मिल जाएगा। इस कॉन्सेप्ट में किसी को कोई डाउट भाई, देख लो इसको ध्यान से, देख लो। इससे बाहर इसके डिजाइन पैरामीटर्स में नहीं पूछेगा, इससे बाहर इसके डिजाइन पैरामीटर्स में नहीं पूछेगा। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा। अब आता है वो टॉपिक जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। कुछ नहीं है, ज्यादा हैवी टॉपिक नहीं है, 15 मिनट लगेंगे, कितने, 15 मिनट, सब समझा दूंगा, पूरा समझा दूंगा, ठीक है बेटा, पूरा समझा दूंगा। गिव मी 15 मिनट्स, आई विल एक्सप्लेन इट एंटायरली, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, यस यस, बैक नाउ, वी आर बैक। पाथ ऑफ पार्टिकल, पाथ ऑफ पार्टिकल की बात हो रही है, समझिएगा यार। क्वेश्चंस भी लगाऊंगा एंड में थोड़े बहुत, परेशान नहीं होना। सबसे पहले बात होगी टाइप 1 सेटलिंग की, माने के प्लेन सेडिमेंटेशन की, प्लेन सेडिमेंटेशन की। सुनो, ये आपका डब्बा है, पार्टिकल एंटर कर रहा है यहां से, पार्टिकल एंटर कर रहा है, जब पार्टिकल एंटर कर रहा है, सुन लो ध्यान से, पार्टिकल एंटर कर रहा है यहां से, इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब टाइप 1 सेटलिंग क्या कहती है, इट इज द डिस्क्रीट सेटलिंग, डिस्क्रीट सेटलिंग। डिस्क्रीट सेटलिंग का क्या मतलब है, डिस्क्रीट सेटलिंग का मतलब है द पार्टिकल विल नॉट चेंज इट्स शेप, साइज और एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्पेस। जब ये कुछ चेंज ही नहीं करेगा, कुछ चेंज ही नहीं करेगा, तो ये कैसा पाथ फॉलो करेगा, एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा। तो ये हुआ पार्टिकल नंबर 1। पार्टिकल नंबर 2, जिसका साइज इससे बड़ा है, जिसका साइज इससे बड़ा है, वो क्या करेगा, अब सारे पार्टिकल इससे नीचे ही एंटर कर रहे होंगे ना यार, मैंने तो टॉप बॉटम पहले ही टॉप फ्लेंज को कंसीडर कर लिया, तो सारे पार्टिकल इससे नीचे ही होंगे, तो सारे पार्टिकल्स क्या करेंगे, इससे नीचे ही आएंगे, ये रहा, ये रहा। तो एनी पार्टिकल, सुन लो ध्यान से, एनी पार्टिकल विच इज ऑफ द सेम शेप एंड साइज, पहले सेम शेप को कंसीडर कर लो,
ये एंटर कर रहा है, मान लेते हैं फुल हाइट h से, ये एंटर कर रहा है 3/4 ऑफ h से, 3/4 ऑफ h से, ठीक है भाई। तो ये क्या करेगा, एक वेलोसिटी ऐसा, एक ऐसा, ये भी ऐसा कुछ पाथ फॉलो करेगा, और ये कुछ ऐसा पाथ फॉलो करेगा कि इन दोनों के बीच में ये दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, पैरेलल। तो लिख देता हूं, ऑल द पार्टिकल्स following the path traces a parallel path if the size of particle is same, if the size of particle is same। अब क्या ये पाथ पैरेलल रहेगा अगर मेरा पार्टिकल ये हो जाता है, साइज बड़ा हो जाता है। इस पार्टिकल का क्या टेंडेंसी है, ऐसा, लेकिन इसका साइज ज्यादा है तो ये क्या करेगा, ये सेटल करेगा कुछ ऐसा, स्ट्रेट इसका भी रहेगा, कुछ सेटल कर जाएगा यहाँ पर। ये दोनों पैरेलल नहीं है, पहले सेटल कर गया, नॉट पैरेलल, नॉट पैरेलल। तो बेसिकली साइज से पाथ ऑफ पार्टिकल चेंज हो रहा है। अभी यहां पर इतना जानना आप लोगों के लिए काफी रहेगा, ठीक है भाई, क्लियर है। तो स्ट्रेट पाथ इसका क्यों है, मैं आपको सारे पॉइंट्स लिख देता हूं। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, follows the straight path because of discrete settling, मतलब कि साइज चेंज नहीं हो रहा ना, सेटलिंग। अब सुनना ध्यान से, टाइप 2 सेटलिंग अभी बता रहा हूं, साथ में कोएगुलेशन के साथ नहीं बताऊंगा, फिर से प्रोसेस बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये होता है कोएगुलेशन के साथ। पहले तो टाइप 2 सेटलिंग समझ लो होती क्या है। टाइप 2 सेटलिंग में क्या है, ये पार्टिकल है, यहां से चला था अकेला, कारवां बनता चला गया, ये हुआ, मतलब थोड़ा बड़ा हुआ, और बड़ा हुआ, और बड़ा हुआ, सेटल हो गया। तो बेसिकली ये पार्टिकल क्या है, साइज बढ़ता चला जाएगा। अरे एक बात बताओ, जब साइज बढ़ता चला जाएगा तो हर बार ये क्या लेगा, अलग पार्टिकल का पाथ लेगा, हर बार अलग पार्टिकल का पाथ लेगा। इसीलिए इसके द्वारा जो पाथ ट्रेस किया गया वो स्ट्रेट नहीं होगा। फिर से देखो, बड़े डब्बे में बनाता हूं। पहली बार टाइप 2 सेटलिंग क्या है, लिख देता हूं। Type 2 settling does not deal with discrete particles. Rather, it deals with colloidal particles which has a tendency of changing their shape and size with respect to space and time। पढ़ लीजिए ध्यान से क्या लिखा है। Type 2 settling does not deal with the discrete particle, rather it deals with colloidal particles which has a tendency of changing their shape and size with respect to time। यही मैंने लिखा है। सुनिएगा आगे। अब क्या हो रहा है इसके अंदर, साइज कंसीडर करिए, सिंगल पार्टिकल पहले, बाकी पार्टिकल तो बाद में कंसीडर करेंगे। ये पार्टिकल था, यहां पे ये साइज था, यहां पे ये हुआ, यहां पे ये हुआ, ये हुआ। बेसिकली ये कैसा पाथ फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा कुछ ऐसा पाथ, लिखवाऊंगा इसको। ये फॉलो करेगा नॉन लीनियर पाथ, नॉन लीनियर पाथ। क्यों, क्यों भाई, क्यों करेगा, अरे इसलिए करेगा बिकॉज क्या चेंज हो रहा है, देखो हर पॉइंट पे शेप इंक्रीजेस,
शेप इंक्रीजेस मतलब डाया इंक्रीजेस, डाया इंक्रीजेस मतलब सेटलिंग वेलोसिटी इंक्रीजेस, तो ये जल्दी सेटल हो जाएगा, सबका वेलोसिटी, सेटलिंग वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है। तो लिख देता हूं इस बात को, फॉर सच पार्टिकल्स settling velocity keeps increasing with the increase in dia of particle, and hence they does not follow a linear path। लीनियर फॉलो नहीं करते, नॉन लीनियर फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि पार्टिकल का शेप और साइज चेंज हो रहा है और उसके साथ वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है। तो ये आपका क्लियर हुआ टाइप 2 सेटलिंग। सबको क्लियर हो गया होगा? कोई डाउट इसमें? पाथ ऑफ पार्टिकल क्या रहेगा टाइप 2 सेटलिंग के लिए? किसी को कोई डाउट नहीं होगा? चलो, तो इसमें ऐसा है कि जो पार्टिकल इससे नीचे एंटर कर रहा होगा, देखो यहां क्या हो रहा था, ध्यान से देखो यहां क्या हो रहा था। जो भी पार्टिकल इस टॉप मोस्ट पार्टिकल से नीचे एंटर कर रहा था वो जाने से पहले बॉटम को टच कर दे रहा था, जो बॉटम को टच कर दे रहा था उसे हटा दे रहे थे। यहाँ पे क्या होगा? अरे यहाँ तो बॉटम का खेल ही नहीं है, हर पार्टिकल नीचे ही रहेगा। तो छोटे से छोटा पार्टिकल भी क्या करेगा, बड़ा कोलॉइड बना देगा, यहाँ पे आकर इस एग्जिट से पहले सब टच कर जाएंगे। एंड दिस इज व्हाई वी से कोएगुलेशन इज मोर इफेक्टिव टेक्निक दैन द प्लेन सेडिमेंटेशन। तो आज शायद आपको आंसर मिला है कि प्लेन सेडिमेंटेशन कोएगुलेशन से खराब क्यों है, या कोएगुलेशन प्लेन सेडिमेंटेशन से बेटर क्यों है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल रिमूवल एफिशिएंसी ज्यादा है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द कोएगुलेंट, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द कोलॉइड्स। बिगर कोलॉइड फ्लॉक बन जाता है, जेलेटिनस मास बन जाता है जो नीचे सेटल कर जाता है, जिसको नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ाऊंगा। क्लियर है बेटा सबको? नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे यार। समझने की प्रयास करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा यार। रेडियल फ्लो में पाथ ऑफ पार्टिकल क्या रहता है? रेडियल फ्लो नहीं, सॉरी वर्टिकल फ्लो में, वर्टिकल फ्लो, वर्टिकल फ्लो भी रेडियल फ्लो भी सब में सेम ही रहेगा, उसमें पाथ ऑफ पार्टिकल का ज्यादा खेल है नहीं, समझ लो। लेकिन मैंने क्या बताया था, दिस इज क्यू इन, यहां से पानी एंटर किया, ऐसा पानी आ गया दोनों तरफ, ये डब्बा बंद कर दिया क्योंकि पानी इजीली आता रहे। यहां पर आपका ये कौन था, नीचे सेटलिंग जोन था, सेटलिंग जोन था, ये आपका क्या था, सेटलिंग जोन का पानी। सो क्यू इन सेटलिंग जोन, क्यू आउट मतलब आउटलेट जोन। तीनों तरह के जोन हैं भाई, देख पा रहे हैं सब लोग? अब देखो, यहां से जब पार्टिकल एंटर करता है तो जो पार्टिकल यहां से एंटर करता है वो ये पाथ फॉलो कर जाएगा, यहां सेटल कर जाएगा। ये ऐसा पाथ फॉलो होने का कारण क्या है, एक सिलेंडर बन जाएगा, यहां पर देख लेना भाई, एक सिलेंडर का फॉर्मेशन होगा जो पार्टिकल यहां से एंटर कर रहा है, तो छोटा सिलेंडर बन गया। अब सेम पार्टिकल जब यहां जा रहा है तो ये एक बड़ा सिलेंडर बना रहा है, देखो बड़ा सिलेंडर बना रहा है, एक बड़ा सिलेंडर बना रहा है। ऐसे ही ये सिलेंडर का साइज इंक्रीज होता जाता है, तो बेसिकली सुन लेना, बेसिकली पार्टिकल का जो दूरी है वो भी बढ़ता जाता है, और पार्टिकल का फ्लो कैसा हो गया है, यहां पर सेटलिंग कैसा हो गया है, नॉन लीनियर हो गया है। एक सिलेंडर के फॉर्म में आप देख सकते हैं, एक सिलेंडर आप हर फ्लो के लिए, हर डायमीटर के लिए बना सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये आपका है पाथ ऑफ पार्टिकल इन, गेट में ये नहीं पूछा जाता, ईएससी में पूछा जाता है इसके लिए, है ना। पाथ ऑफ पार्टिकल इज नॉन लीनियर, तो इसका बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं। बाकी जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो आप लोगों को इसका पूरा पूर्णतः क्लैरिटी हो जाएगा। ठीक है भाई, आई गेस सब लोगों को ये क्लियर हो गया होगा।
एक बार देख लीजिए, कोई भी डाउट्स हो अगर इसमें बेटा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा, आई क्लियर इट। नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी क्वेश्चन से क्लियर होता है। आई एम चेकिंग इफ आई हैव सम क्वेश्चंस राइट नाउ। चलो विल मेक सम क्वेश्चंस नाउ, कुछ क्वेश्चंस बना लेते हैं, आप लोग बनाइएगा साथ साथ। ये सब क्लियर है बेटा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुनिए, ये एक्चुअली मैं ऑलरेडी एक दो वीडियोस में एक्सप्लेन भी कर चुका हूं, तो जो स्टूडेंट्स नए हैं उन्हें थोड़ा हो सकता है कम आया हो, वो डिटेल वाला वीडियो देख लेना बेटा, समझ आ जाएगा। मुझसे मांग लेना, मैं दे दूंगा लिंक। चलो सुनेंगे ध्यान से। द गिवन डिस्चार्जेस, क्वेश्चन क्या है? द गिवन डिस्चार्जेस, given discharges q is equal to 10 raised to power 5 meter cube per day, vs is equal to 20 meter per day। आपको बताना है सरफेस एरिया। आई एम गिविंग यू 10 seconds फॉर दिस क्वेश्चन। ये आप तब बताएंगे फॉर 100% रिमूवल एफिशिएंसी। 100% रिमूवल एफिशिएंसी, रिमूवल एफिशिएंसी बताओ यार, अब बता दो, अब बता दो। देखिए कुछ नहीं करना बेटा, सिर्फ लिखिए 100% रिमूवल एफिशिएंसी के लिए वी एस इज इक्वल टू वी नोट, है ना। जब वी नोट के बराबर हो जाएगा तो मैं क्या लिख सकता हूं, वैसे वी एस अलग होता है, ठीक है भाई, वैसे वी एस अलग होता है, लेकिन यहां पर मैं वी एस को वी नोट के बराबर मान सकता हूं। क्यों? क्योंकि 100% रिमूवल एफिशिएंसी है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, क्यू अपॉन वी नोट इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी एस। वैसे सेटलिंग वेलोसिटी अलग होता है, लेकिन 10⁵ अपॉन 20 में फिर बोल रहा हूं वैसे अलग होता है, तो हर बार ये केस एप्लीकेबल नहीं होगा। ये सिर्फ कब एप्लीकेबल होगा, जब 100% पार्टिकल रिमूवल एफिशिएंसी की बात की जाए। क्लियर होगा भाई सबको? क्लियर होगा? चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। सेटलिंग वेलोसिटी से क्वेश्चन है, ध्यान से बनाइएगा। एस इज इक्वल टू 2.65, गामा इज इक्वल टू 0.897 mm² पर सेकेंड। देखिए यहां वही डाटा लिखेंगे जो एग्जैक्टली गिवन होगा, अपने मन से दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है। एंड डी इज इक्वल टू 0.03 mm। आप बताइए वी एस कितना निकल कर आएगा, जल्दी बताइए। और अगर वी नोट भी मैं दे देता हूं, लो वी नोट भी मैं दे देता हूं 12,000 लीटर्स पर आर पर मीटर स्क्वायर, तो मुझे बताइए कि इसका पार्टिकल रिमूवल एफिशिएंसी कितना होगा, बताइए। बस इतना बता दीजिए, बाकी छोड़िए। देखिए क्या फॉर्मूला होता है इसका, करते रहिए सोल्व, आप साथ साथ करते रहिए। जी इंटू एस माइनस वन इंटू डी स्क्वेयर अपॉन 18 गामा, ठीक है भाई। अब इसको कर दीजिए सॉल्व। ये कितना है 9.81 इंटू एस इज वॉट यूर 2.65 माइनस 1 इंटू ये कितना लेंगे यार, ये कितना लेंगे, डी, डी कितना लेंगे जल्दी बताओ, डी कितना लेंगे। दिस विल बी इक्वल टू 0.03 इंटू 10⁻³ मीटर्स, ये होंगे -3 मीटर्स में। अब इसको भी आपको कन्वर्ट करना होगा किस में भाई, मीटर पर सेकंड में। करिए इसको कन्वर्ट जल्दी से, मैं आपके लिए डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा, आप कन्वर्ट करिए, ठीक है। इंटू 0.03, 10⁻³ यहां पर है, यहां पर 10⁻³ है, इसका स्क्वायर। नीचे लिख रहा हूं यार, कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो आप लोग, नीचे लिख रहा हूं बेटा, ये लो इज इक्वल टू, तो लिख रहा हूं 9.81 इंटू 2.65 माइनस 1 इंटू 0.03 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर अपॉन 18 इंटू, इसको कन्वर्ट कर दीजिए किसमें, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया है, तो 0.897 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है भाई। यहां से Vs का वैल्यू आ जाएगा कुछ, Vs का वैल्यू विल कम आउट टू बी 9.02 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकंड, ये वैल्यू आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है भाई, ये वैल्यू आ जाएगा। वी नोट कितना है 12,000, कन्वर्ट करो इसको भी, वी नोट को भी कन्वर्ट करो,
मीटर पर सेकंड में। कैसे होगा मीटर पर सेकंड में? इसका मतलब क्या है? 12 मीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है? 3.33 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड, यही तो है। तो एफिशिएंसी कितना है? Vs अपॉन वी नॉट इंटू 100 कर दो, 9.02 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 3.33 इंटू 10⁻³ इंटू 100। कितना समय लगा? कुछ भी नहीं, 27.06%। क्वेश्चन ऑफ ईएससी, क्वेश्चन ऑफ ईएससी सब लोग बना लो। रिपीट कर देता हूं, सिर्फ यूनिट्स का खेल था। एक फॉर्मूला लगाया, वीएस आया, वी नोट गिवन था, वी नोट को कन्वर्ट किया, एफिशिएंसी निकाल दिया। इससे आसान नहीं मिलेगा, इससे आसान नहीं मिलेगा, ठीक है। देख लो सब लोग इसको। एक क्वेश्चन विलियम हज़ैन पे भी करा देता हूं, हज़ैन्स इक्वेशन पे। चलो करो इसको, इसको हटा देता हूं, करो, फिर खत्म करेंगे इसको। एक क्वेश्चन लास्ट बना दो। क्वेश्चन क्या कहता है? D इज इक्वल टू 0.04 mm, S इज इक्वल टू 2.65, T इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। आप बताएंगे VS कितना है? VS इज, बताओ कितना है, पहले टाइम ले लो थोड़ा सा। फॉर्मूला दिया हुआ है बेटा, 418s माइनस 1 इंटू डी स्क्वेयर इंटू 3t माइनस 70 प्लस 70 अपॉन 100। ठीक है बेटा, प्लस है। चलो नाउ दिस विल बी 418 इंटू 2.65 माइनस 1 इंटू डी स्क्वेयर इज, डी इज अगेन इन mm, तो इसको कर दो। mm में लेना चाहते हो mm में ले लो, पर सारे mm में ही लेना फिर, है ना। ठीक है, 3t, 3 इंटू 20 प्लस 70 अपॉन 100। कन्वर्ट करो, मारो कन्वर्जन कितना है तुरंत बताओ। 1.43 mm पर सेकेंड। कितना है आंसर? मीटर पर सेकंड में 0.00143 मीटर पर सेकंड। देखो यार, अगर इस कन्वर्जन में भी आप लोग अभी फंस रहे हैं तो आपका कुछ नहीं हो सकता। यूनिट कन्वर्जन सब लोगों को सीख लेना होगा, और कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। अब मुझे एक बात बताओ, इसी क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। VS मिल गया। नाउ गिवन दैट Q इज इक्वल टू 10 mld, सरफेस एरिया बताओ कितना होगा? सरफेस एरिया बताओ कितना होगा? कैसे निकलेगा सरफेस एरिया? Q है आपके पास अपॉन VS, कर दो, करो इसको जल्दी से। 10 mld, इसका मतलब कितना है? 10 mld का मतलब 0.115 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये इसका मतलब होता है। Q का मतलब है Q इतना आएगा, इज इक्वल टू इतना। अब बताओ सरफेस एरिया 0.115 मीटर क्यूब पर सेकेंड में ही है, अपॉन 0.00143 मीटर पर सेकेंड। अब समझ आया क्यों कन्वर्ट किया? हमेशा कर दिया करो, ठीक है बेटा। क्या आंसर आया मीटर पर स्क्वायर में सरफेस एरिया का? जल्दी देखो इसको, 80.94 मीटर स्क्वायर आ गया। मैंने आपको बताया लेंथ और विड्थ का रेशियो है 1:3, 3:1 लिखो, या फिर ऐसा लिखो, विड्थ इज टू लेंथ का, विड्थ इज टू लेंथ का रेशियो है 1:3। उल्टा भी लिख सकते थे, घबराने की जरूरत नहीं है। बताओ मुझे लेंथ और विड्थ कितना हुआ? विड्थ आ गया आपका 5.19 मीटर, लेंथ आ गया 15.58 मीटर्स। अब मुझे डिटेंशन टाइम बताओ कितना आया? डिटेंशन टाइम जल्दी बताओ, डिटेंशन टाइम कितना होगा? अरे डिटेंशन टाइम के लिए तो कुछ भी नहीं करना आपको, लेंथ मिल गया, कर दो साथ में इसको। डिटेंशन टाइम ये आफ्टर क्लास वर्क है, दिस इज योर आफ्टर क्लास वर्क, निकालना है इसको। मेरा काम था आप लोगों को डिजाइन सिखाना, तो लेंथ, विड्थ और सरफेस एरिया और वॉल्यूम सारी चीजें निकालना आप सीख गए हैं। तो लाइकवाइज यू हैव लर्नड इट एंटायरली, पूरा सीख गए हैं बेटा, क्लियर है? ठीक है, जल्दी से सब लोग पहले एक बार वीडियो लाइक कर दो, फिर आगे बात करेंगे। जल्दी से वीडियो लाइक कर दो, फिर आगे बात करेंगे। नाउ ईमानदारी से किया करो लाइक यार। नाउ व्हाट आर योर टास्क? क्वेश्चंस लगाइए आज, एटलीस्ट 60+, एटलीस्ट, कम दे रहा हूं थोड़ा लेकिन लगाना।
जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है भाई, जल्द से जल्द ले लो यार, बहुत जरूरी है सब्सक्रिप्शन लेना, इसके बिना बात नहीं बनेगा। AMUS का इस्तेमाल करो, अंकुर मलिक अनअकैडमी स्टडीज, अंकुर मलिक अनअकैडमी स्टडीज वायरल कर दो, इसको फ्रेंड्स में भेज दो, 10% ऑफ मिलेगा, फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगा। ठीक है भाई, हैट्स वगैरह डेडिकेट कर दो, अच्छे टॉपिक्स जो लगे हो, मजा अगर आया हो। प्रोफाइल जो नए लोग हैं, लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ले लो। और प्लस सब्सक्रिप्शन ये लेना है, ठीक है भाई। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो बेटा। जाने से पहले सब लोग लाइक करिएगा, चैनल पर जो नए हैं वो अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सारी फैकल्टीज बहुत मेहनत करती हैं, तो सबके लिए आप बहुत नजदीक है उनके, आप उनको रिवॉर्ड दें अच्छा सा रिजल्ट लाके। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। बाय बाय बेटा, क्वेश्चंस लगाते रहिए, खुश रहिए, भगवान आपको हमेशा खुश रखे।